कल्पना चावला की डेथ भी फेक होगी फिर तो। अब डेथ फेक है, अंडरग्राउंड है, क्या हुआ, जिंदा है। ऐसा क्यों है कि जिस टाइम पे ऑलमोस्ट एवरीवन हैज एडमिटेड कि धरती फ्लैट नहीं है, धरती तो गोल है, तो उस टाइम पे फ्लैट अर्थ क्यों? और टीचर से हम पूछते थे सवाल, लेकिन वो सेटिस्फैक्टरी उत्तर दे नहीं पाते थे। लेकिन उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि अब तो ये कुछ, मुझे तो नहीं लगता कि इनकी बातें कुछ ज्यादा सेंस बना रही थी। मेन चीज ये थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो कुछ बता रहे हैं इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे वो सेंस नहीं बना रहा इनकी बात सब कुछ। लेकिन सरफेस टेंशन तो सब में लग रही है, तो ये जो ड्रॉप है ये किसी कंटेनर में नहीं है। जो उससे और ज्यादा दूर है वो हल्का सा और डाउन दिखेगा। वही चीज आप कह रहे हैं ना कि मेरा हाँ ओरिएंटेशन करते ही वो चीज हो हाँ। गई। हाँ, वो गलत है। मैं अब पहले ही इसके बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि इस लेवल की कॉन्स्पिरेसी पे आप बिलीव कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि ये इतने सारे लोग जो हैं, इनके जो एविडेंट है, हम सब एक कॉन्स्पिरेसी के पार्ट है। थोड़ी और रिसर्च करी तो ये भी समझ में आ गया कि हाँ भाई, फ्लैट अर्थ पर चीजें कैसे काम करती हैं और ग्लोब क्यों नहीं हो सकता। तो या तो मैं जो बोल रहा हूँ ये मैं प्रोपेगेंडा फैला रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे पता है कि फ्लैट अर्थ में ग्रेविटी को लेके बहुत ही इंटरेस्टिंग अप्रोच है। यही केस है तो फिर पूरे धरती पे कभी रात होनी ही नहीं चाहिए। तो या तो मैं झूठ बोल रहा हूँ भी। हेलो क्यूरियस पीपल, इससे पहले आप ये वीडियो देखें, मुझे पता है आप में से बहुत लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि मैंने किसी फ्लैट अर्थर को इतना सीरियसली लिया ही क्यों, मतलब भाव ही क्यों देना है। और इसको लेने के 3 वैलिड रीजन है। रीजन नंबर 1 कि 2016 के बाद से फ्लैट अर्थर्स की ग्रोथ में बहुत ज्यादा एक्सपेंशन आया है। इनफैक्ट यूएसए की ऑलमोस्ट 10% और ब्राजील की 7% ऑफ पॉपुलेशन बिलीव करती है कि अर्थ फ्लैट है। अब इस वजह से हो ये रहा है कि ये जो भी लोग अर्थ को फ्लैट मानते हैं, ये लोग साइंस पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। इनको ये लगता है कि ये सारे साइंटिस्ट प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। हाँ, फ्लैट अर्थ को मानने से डायरेक्टली कोई नुकसान नहीं होता है, नुकसान हो रहा है साइंस पे ट्रस्ट खत्म होने से, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज और वैक्सीनेशन जैसी चीजों को अफेक्ट पड़ता है, जो कि काफी डेंजरस हो सकती है। रीजन नंबर 2, मैं काफी क्यूरियस था इनकी साइकोलॉजी के बारे में जानने में। ऑब्वियसली फ्लैट अर्थर से डिबेट जीतना कोई बड़ी चीज नहीं है, मेरी जगह आप भी होते तो आराम से वो डिबेट जीत जाते। तो मेरा इंटेंशन यहां पर डिबेट करना नहीं था, बल्कि उनकी साइकोलॉजी जानना था कि एग्जैक्टली ऐसा क्या चल रहा है इनके दिमाग में कि इनको ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया इनसे झूठ बोल रही है। वो मेरा असली इंटेंशन है। इसलिए आप अभी आने वाली डिबेट में भी बार बार देखते रहेंगे कि जब भी मुझे लग रहा है कि कोई पॉइंट रिडंडेंट हो चुका है तो मैं नेक्स्ट में मूव ऑन कर जा रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि अब यहां से कोई अच्छा आंसर नहीं आने वाला है। और तीसरी चीज कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसे क्या फ्लॉज है जिसकी वजह से लोगों की ऐसी मेंटालिटी हो रही है। मैं चाहता हूं कि अगर आप ये सो कॉल्ड डिबेट देखें तो इसको डिबेट की तरह मत देखिएगा, बल्कि ये देखिएगा कि एग्जैक्टली इन फ्लैट अर्थर की साइकोलॉजी में क्या चल रहा है और कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने अपनी मास्टर्स एस्ट्रोफिजिक्स में की है, और वन थिंग जिसके बारे में मैंने कभी डाउट तक नहीं किया, मतलब 1% भी डाउट नहीं किया। इनफैक्ट हमसे कोई बोलता भी था इस बारे में तो हम लोग हंस के नकार देते थे कि धरती फ्लैट है। मुझे लिटरली लगा नहीं था कि कोई सीरियसली लेता भी होगा। इसलिए मैंने कभी अपने यूट्यूब चैनल पे इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई, ये नहीं बनाई, मतलब इसके बारे में डिटेल में डिबंक करना, ये करना, बिकॉज ये मेरे लिए बहुत ही ट्रिवियल थॉट था कि धरती तो है ही नहीं फ्लैट। ठीक है, मतलब मुझे लगा कि यूएसए वगैरह में होंगे कुछ लोग ऐसी मस्ती मजाक के लिए लेते होंगे सीरियसली, बट देन आई गॉट योर मैसेज एंड पहले मुझे लगा कि कोई प्रैंक कर रहा है, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे डीएम्स आते हैं और मेल आते हैं जिसमें कहते हैं हमने आइंस्टाइन को गलत प्रूफ कर दिया, हमने मतलब रिलेटिविटी में ये काम कर दिया है, हमने कॉस्मोलॉजी के मॉडल को गलत, मुझे ऐसे बहुत सारे आते हैं। तो मुझे पहले लगा कि शायद ऐसा कोई है, लेकिन देन आई सॉ योर चैनल, यू हैव लाइक आई थिंक 11.3 लाइक थाउजेंड सब्सक्राइबर, which is quite a lot. तो like I got curious कि you are actually trying to justify flat earth. So there has to हम्म। be reasoning. तो एक तो हम लोग बात करेंगे कि फ्लैट अर्थ मॉडल क्या है, उसका साइंटिफिक बेसिस, लॉजिकल बेसिस, उस बारे में बात करेंगे। और दूसरा मैं साइकोलॉजी जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों है कि जिस टाइम पे ऑलमोस्ट एवरीवन हैज एडमिटेड कि धरती फ्लैट नहीं है, धरती तो गोल है, तो उस टाइम पे फ्लैट अर्थ क्यों। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ आप एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दे, आप कौन है, क्या काम करते हैं, उस बारे में। जी, मैं अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बता देता हूँ एक बार। तो मैंने भी नॉर्मल सभी जो लोग पढ़ते हैं स्कूल में पढ़ाई करी, और सीरियस होके के मतलब अच्छी तरह से पढ़ना है, नॉलेज गेन करनी है, फिर ये सब। तो वैसे जब मैं मतलब स्कूल में था भी, तब भी मुझे मतलब जो क्यूरोसिटी रहती थी बच्चों में, जैसे उसी प्रकार से मेरी भी क्यूरोसिटी रहती थी। और टीचर से हम पूछते थे सवाल, लेकिन वो सेटिस्फैक्टरी उत्तर दे नहीं पाते थे और आगे बोल देते थे
कि भाई ये चीज आपको अगली क्लास में पता लगेंगी। तो अगली क्लास आती थी, फिर उसके बाद पता लगता था जब 12th क्लास आ गई तो उससे अगली तो कोई क्लास होती नहीं है, फिर कॉलेज में पता लगेगी। तो फिर ऐसा मैं वेट करता गया कि हाँ हो सकता है अभी आगे हमें डिटेल में बताई जाए चीजें। तो मतलब ये जो पढ़ा रहे हैं ये मतलब अंदर तक ये जो टीचर समझा रहे हैं ये कोड तक समझ में आ जाएगा, हाँ इसकी एक्चुअल क्या लॉजिक है उसके बाद शायद से। तो इसीलिए मैंने जो है फिर एक कोर्स होता है इंटीग्रेटेड एमएससी के नाम से। तो वो मैंने उसमें एडमिशन लिया एनआईटी पटना से। तो उसके बाद 1 साल हुआ, फिर मैंने देखा चलो शायद अब बताएंगे कुछ, 2 साल हुआ। लेकिन उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि अब तो ये कुछ, मुझे तो नहीं लगता कि इनकी बातें कुछ ज्यादा सेंस बना रही थी। यहाँ तक कि जो टीचर्स की बातें 10th तक फिर भी सेंस बना रही थी, जो कॉलेज में तो फिर भी वो ऐसा कुछ पढ़ा रहे थे जो बिल्कुल ही सेंस पढ़ा बना नहीं रहा था। और जी, मैं तो पूछता फिर कि मैंने, ऐसा क्या, मतलब आपको जो लग रहा है सेंस नहीं बन रहा था, या फिर ऐसी एग्जैक्टली क्या चीज थी जो खोजना चाह रहे थे, जो कि लग रहा था कि ये तो क्या ही है? और आपकी एमएससी कौन सी फील्ड में थी? हाँ एमएससी फिजिक्स में कर रहा था मैं, ओके। फिजिक्स के अंदर ही। नाइस नाइस। तो मतलब हाँ, तो वो जो मतलब जो टीचर बता रहे थे वो अगर हम मतलब कोर, उसके कोर में जाए अगर क्वेश्चनिंग करें कि ये इसका बेसिस क्या है, इसका बेसिस क्या है, फिर इसका बेसिस क्या है, ऐसे जब हम डीप डाउन चलते चले जाए तो पहली बार वो तो खुद ही से हमें करना पड़ता था। टीचर तो आके खाली वो जो था वो बता दे रहा था। तो वह वैसा वो कोर में डीप में जा नहीं पा रहे थे, और उसे खोजने की कोशिश भी कर रहे थे। तो कुछ वो मतलब वो समझ में नहीं आता इसका क्या बेसिस है, किस आधार पे ये सब क्या बताया जा रहा है उसका, मतलब मतलब उल्टा जाना पड़ रहा था। मतलब ऐसा नहीं होना, ऐसा चाहिए कि आपको शुरू में बेसिक चीज बतानी चाहिए, बिल्कुल फंडामेंटल चीज जो आपको एकदम समझ में आए कि हाँ इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलो, वहां बेसिक चीजें जो बता रहे थे उसमें भी बहुत सारे सवाल थे। तो कुल मिला के मतलब मेन चीज ये थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो कुछ बता रहे हैं इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे वो सेंस नहीं बना रहा इनकी बातें। मुझे ऐसा पता मुझे ऐसा लगने लग गया था उनकी बातों से। और क्यूरोसिटी कुछ भी, मतलब ऐसा लग रहा था ये पता नहीं कैसी अजीब बातें कर रहे हैं बिना सिर पैर की। तो उसके बाद फिर मैंने जो है कॉलेज को ड्रॉप कर दिया। 3rd ईयर मैंने वो छोड़ दिया कोर्स। उसके बाद जब कोर्स छोड़ दिया तो टाइम ही टाइम था फिर तो उसके बाद फिर मैंने अपने स्तर पर इंटरनेट जब तक काफी अच्छा खासा आ चुका था तो सब रिसर्च वगैरह चालू करा। उसके बाद एक दिन ऐसे ही मतलब एक सामने एक पोस्ट आया मेरे, तो उसमें एक तस्वीर लगी हुई थी और एक बाथ टब था। तो ये मैं आपको भेज भी दूंगा, आप दिखा भी सकते हैं दर्शकों को। तो उसमें एक सेंटेंस लिखा हुआ था, वाटर नीड्स अ कंटेनर टू बी कंटेन्ड। यानी कि बिल्कुल सही बात है। तो हमने ये तो हमारा डेली ऑब्जर्वेशन है। तो और एक मतलब अर्थ का बना हुआ था, जैसे हमारी अर्थ बनी हुई थी और साइड में आइस की मतलब ग्राउंड था, ऊंचा ऊंचा आइस की जमीन थी हर तरफ से। उसी तस्वीर के नीचे लगी हुई थी वो। तो मैंने किया हाँ ऐसा भी है कुछ, बात क्लिक हुई है, कुछ समझ में आ रही है बात। उसके बाद जब इस पर और रिसर्च करा तो समझ में आया कि हाँ ये मतलब मुझे क्लिक तो उसी टाइम हो गया था। लेकिन उस टाइम पर अगर मेरे से कोई सवालों के जवाब पूछता तो मैं नहीं बता पाता। तो वो सवालों के जवाब पता करने के लिए थोड़ी और रिसर्च करी तो ये भी समझ में आ गया कि हाँ भाई फ्लैट अर्थ पर चीजें कैसे काम करती हैं और ग्लोब क्यों नहीं हो सकता। अच्छा। जी। ठीक है। तो मतलब पहले तो ये जान के अच्छा लगा कि फिजिक्स बैकग्राउंड ही है आपका, तो मतलब अब हम लोग उस तरीके से बात कर सकते हैं, फिजिक्स वाले टर्म्स यूज कर सकते हैं थोड़ा फ्रीली। वो बढ़िया चीज है। अब आपने ये चीज बोली कि पानी जो है, पानी को किसी चीज में कंटेन होने की जरूरत है, और जितना आपका मॉडल मैंने पढ़ा है, बाय द वे जिनको नहीं पता है, फ्लैट अर्थ का एक बहुत ही फेमस मॉडल है कि जो पूरी अर्थ है, ये अंटार्कटिका जो है ना, हम लोग राउंड अर्थ में क्या मानते हैं कि साउथ पोल है हमारा, उस साइड वाला मॉडल मानते हैं। लेकिन फ्लैट अर्थ में मानते हैं कि पूरी जो अर्थ है वो अंटार्कटिका के आइस वॉल से घिरी हुई है। तो ये जो पूरा पानी है ये उस पूरे पानी के अंदर कंटेन कर रहा है। तो इसका रीजन क्या ये है कि पानी जो है वो बिना किसी कंटेनर के रह ही नहीं सकती किसी भी हालत में। हाँ मतलब इसको अगर हम मैं और अच्छी तरीके से बोलूंगा तो हम्म। इसे बोल सकते हैं लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर कैन नॉट मतलब नीड्स अ कंटेनर टू बी कंटेन्ड। वाई मतलब लार्ज, जैसे वाई लार्ज। हाँ मतलब अब जैसे लोग एग्जांपल देने लग जाएंगे कि भाई बूंद गिरती है वो सरफेस टेंशन की वजह से तो उन चीजों को हम अगर हटा दें तो मतलब एक
मतलब जैसे कोई भी, अगर लार्ज का मतलब मेरा ये है कि जिसमें आप मतलब जैसे इसमें सरफेस टेंशन, जैसे पानी की बूंद गिर रही है, इन सब चीजों को हटा दें, अगर हम नॉर्मल, मतलब नॉर्मल सिनेरियो की बात करें, जैसे चाहे गिलास में पानी हो, चाहे आप एक टब में पानी ले लें, चाहे एक पॉन्ड में पानी ले लें, चाहे फिर सी में ले लें, चाहे ओशियन, लेकिन सब कुछ। लेकिन सरफेस टेंशन तो सब में लग रही है। मतलब आप एक बूंद ले या फिर एक टब ले, बाथ टब ले, कुछ भी ले, सरफेस टेंशन सब में लग रही है। और उसको प्रूव कर सकते हैं। आप किसी पेपर को रखिए उसके ऊपर और थोड़ा सा साबुन, लिक्विड सोप उसके ऊपर ड्रॉप करिए, वो तुरंत आगे जाने लगेगा, क्योंकि सरफेस टेंशन जो रहेगा वो सरफेस टेंशन उसका फटने लगेगा, जिसकी वजह से वो एक्सेलरेट करेगा। तो ये चीज तो हम लोगों को श्योरली पता है कि सरफेस टेंशन तो हर वाटर बॉडी में, डजेंट मैटर वो ड्रॉप हो या फिर लार्ज बॉडी। तो लार्ज बॉडी में ऐसा एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि वो उनको कंटेनर ही चाहिए। मतलब जैसे जो मैं चीज बता रहा हूँ आपको कि पानी को ठहरने के लिए एक बर्तन की आवश्यकता पड़ती है, तो ये हमारा एक ऑब्जर्वेशन है। मतलब इसे अच्छा। हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि ऐसा नहीं होता है। तो अच्छा। उसी चीज को, हाँ, हाँ उसी हाँ। चीज को अगर हम, हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है कि पानी को रखने के लिए हम लोग को एक कंटेनर चाहिए होता है। हम्म। लेकिन पानी को रखने के लिए हम लोगों को कंटेनर क्यों चाहिए होता है, किस केस में चाहिए होता है, जरा इसके ऊपर बात करेंगे। अगर हर पानी एक, अगर पानी कंटेनर में ना हो, लेट्स से ग्लास में ना हो, तो क्या हाँ, होगा? पानी फैल जाएगा। मिल जाएगा, हाँ। ठीक है। फैल हम्म। जाएगा तो फैलने के बाद अपनी एक इक्विलिब्रियम लेयर बना देगा वो। हम्म। इसका एग्जांपल देता हूं, जैसे कि ये मैंने ड्रॉप है। आई डोंट, तो वेबकैम में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, नहीं दिख रहा है तो मैं अलग से इसकी फोटो डाल दूंगा। मैंने ये इसमें, अगर आपको दिख रहा है ड्रॉप। हाँ, मुझे दिख रहा है। यस। तो ये जो ड्रॉप है ये किसी कंटेनर में नहीं है, राइट? हम्म। अब ऐसा हम्म। ही फ्लैट सरफेस ले लूं मैं और उसमें ढेर सारा पानी गिरा दूं, जब वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, क्योंकि आप फिजिक्स बैकग्राउंड के, तो मैं ऐसे वर्ड फ्रीली यूज करूंगा। जब वो हम्म। आराम से लोअर पोटेंशियल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो वो आराम से फैल जाएगा। अब धरती की हम्म। बात कर लेते हैं। हम लोग को हम्म। ऐसा क्यों लगता है कि अगर धरती गोल रहेगी तो पानी उसमें आ ही नहीं सकता है? इनफैक्ट बहुत बढ़िया तरीके से आ जाएगा। चलिए इसका एक अच्छा एनालॉजी लेते हैं। मैग्नेटिक फोर्स तो आप मानते हैं मैग्नेटिक फोर्स होता है। बिल्कुल। ठीक है। मान लीजिए कि मैंने एक स्फेरिकल मैग्नेट लिया हुआ है। ठीक है। और आपको यह भी पता होगा कि ऐसा मैग्नेटिक फ्लूइड भी होता है जिसकी एकदम वाटर जैसी प्रॉपर्टी होती है। वाटर जैसे फ्लूइड होता है, मैग्नेटिक फ्लूइड होता है वो। मैग्नेटिक फ्लूइड की ये प्रॉपर्टी रहती है कि वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है। तो यहां एक सिंपल सी एनालॉजी लेते हैं। यहां पर जो हमारा लिक्विड है मैग्नेटिक फ्लूइड, जिसकी प्रॉपर्टी है कि वो मैग्नेटिक फोर्स से अट्रैक्ट हो जाता है, और हमारा जो स्फीयर स्फीयर है, मैग्नेटिक स्फीयर है, हमारा मैग्नेटिक स्फीयर रिप्रेजेंट करेगा अर्थ को। ठीक है। और अंतर ये रहेगा कि इंस्टेड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि अर्थ में तो हम लोग कहते हैं, राउंड मॉडल में हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है, लेकिन यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स की बजाय हम लोग मैग्नेटिक फोर्स ले लेते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। तो क्या होगा जब मैं उस मैग्नेटिक स्फीयर को फ्लूइड, क्या एक, वो मैग्नेटिक फ्लूइड से गुजारूंगा, तो उससे क्या होगा कि वो फ्लूइड मैग्नेटिक उसके आसपास चिपक जाएगा। अब क्या हुआ? ये बिना किसी कंटेनर के ये लिक्विड उसके आसपास कैसे आ गया? मतलब ये तो फिर होना नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पर दो जो केस हम कंपेयर कर रहे हैं, एक मैग्नेटिक, एक मतलब प्योर मैग्नेट ले लिया, और उसमें मैग्नेटिक फ्लूइड को आप जो एग्जांपल दे रहे हैं। हम्म। दूसरा केस हो रहा है, एक हम इमेजिन कर रहे हैं कि अर्थ है, उसके कोर में मतलब कोई मैग्नेटिक मटेरियल है। नहीं नहीं नहीं, अर्थ के कोर में कोई मैग्नेटिक नहीं। हम लोगों ने ये बहुत डिटेल में स्टडी की है और हम लोगों ने बहुत काउंटलेस ऑब्जर्वेशन से प्रूव किया है कि ग्रेविटेशनल नाम का एक फोर्स होता है। ठीक है। अब वो आपको, मुझे पता है फ्लैट अर्थ में उसको नहीं मानते ग्रेविटेशनल फोर्स पे, बट अभी मैं राउंड मॉडल की बात कर रहा हूं। राउंड मॉडल में इनकंसिस्टेंसी ढूंढ रहे हैं, तो एक मॉडल में इनकंसिस्टेंसी ढूंढने के लिए उस मॉडल के सारे अजम्पशंस को हम लोगों को लेकर चलना पड़ता है। ठीक है। हमारे राउंड मॉडल का जो अजम्पशन है, जो हम लोग एज अ फैक्ट मानते हैं कि ग्रेविटी की वजह से जो रहता है, ग्रेविटी की वजह से ये जो वाटर बॉडीज है, हम लोग और ये वाटर बॉडीज है, ये पूरे के पूरे अर्थ पे अट्रैक्टेड हो रखे हैं। और क्योंकि ये पूरे के पूरे अर्थ में अट्रैक्टेड हो रखे हैं, तो ये सेम एनालॉजी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ले रहा हूं। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में मैं ग्रेविटी की जगह मैग्नेटिक फोर्स ले रहा हूं। ठीक है। और वहां पर पानी जो फ्लूइड है, पानी फ्लूइड की जगह मैं मैग्नेटिक फ्लूइड ले रहा हूं। तो मतलब ये फिर कैसे कंसिस्टेंसी आएगी? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम, चलो इस पे बात करते हैं कि जैसे अर्थ आप बोल रहे हैं कि ग्लोब अर्थ है, मतलब गेंदाकार पृथ्वी है, जो जो भी हीलियोसेंट्रिक मॉडल का है। तो मुझे सबसे पहला, मेरा अगर जो मेरा क्यूरियोसिटी रहेगी या क्वेश्चन रहेगा, वो ये होगा कि हमें मतलब कैसे पता लगा कि इसमें पृथ्वी है, ये उसमें कर्वेचर भी है, ये मुड़ाव भी है, ये गेंदाकार भी है, ये सबसे पहले हमें पता कैसे लगा? क्योंकि उसके आगे की बात हम तभी कर सकते हैं।
ये हम पहले बिल्कुल। कैसे एस्टेब्लिश करेंगे कि पृथ्वी एक गेंदाकार है, स्फेरिकल है, ग्लोब है? अच्छा, तो आप कहना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग ये स्टैब्लिश कर देंगे तो ये लिक्विड वाली बात उससे वहां से पता चल जाएगी। हाँ, मतलब उसके बाद हम फिर इसकी जो बाकी चीजें हैं उस पर डिस्कस कर सकते हैं, है ना? अच्छा ठीक है, तो बाद में आएगी, पहले हम इस वाले पॉइंट को अभी हम लोग रख देते हैं, बाद में डिस्कस कर लेंगे इस चीज को। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। चलिए क्योंकि ठीक अभी यहीं पर क्वेश्चन मार्क है, और है। शेप ऑफ द अर्थ, ये तो हम्म। टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। तो हाँ। इसी पर डिस्कस करते हैं, इसे कैसे हम एस्टेब्लिश करेंगे कि पृथ्वी ग्लोब है। क्योंकि जो मैंने खोजा, मुझे आज तक एक भी इसका वैलिड प्रूफ नहीं मिला। अच्छा, आप कैसे टाइप के प्रूफ में मानते हैं? आप एम्पेरिकल मतलब आंखों देखे प्रूफ में मानते हैं? हाँ, मतलब कोई भी कैसा भी प्रूफ हो, आंखों देखा हो, जो भी समझ में आ सके, मतलब हमें कैसे पता लगा, ये चीज हमें कैसे क्लिक करी। जैसे अभी किसी को कुछ नहीं पता कि ग्लोब, अर्थ ग्लोब है कि फ्लैट है, हम्म। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन है, कुछ भी ज्ञान ठीक नहीं है। है। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि भाई अच्छा, पृथ्वी में मुझे ऐसा अचानक से कैसे थॉट आया, ये कैसे समझ में आ रहा है कि पृथ्वी गेंदाकार है? हम्म। ठीक है, कैसे समझ में आ रहा है? तो आई थिंक आपने ही अपने चैनल पे एक वीडियो में समझाया कि एस्ट्रोथ्रीन्स, मैं नाम बोलने में हमेशा गड़बड़ कर देता हूँ थोड़ा। एरोस्टेथिस। हाँ हाँ हाँ। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया था कि एक स्टिक ली थी और उस स्टिक की मदद से एक पर्टिकुलर टाइम पे शेडो दिखी थी। और फिर थोड़ा सा आगे जाने के बाद मतलब कुछ मतलब बहुत लार्ज डिस्टेंस पे जाने के बाद सेम टाइम पे जब उन्होंने शेडो देखी, तो उन्होंने देखा कि शेडो की लेंथ में डिफरेंस आ रहा है। तो उन्होंने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाई जिसकी मदद से उनको उतने रीजन का एक सरकमफेरेंस मिला, जिसकी वजह से उन्होंने रेडियस डिड्यूस की और ओवरऑल ये पता किया कि अर्थ जो रहता है, अर्थ का सरकमफेरेंस कितना है, उसका रेडियस कितना है। आज के कैलकुलेशन जितना एक्यूरेट नहीं था, बट वो काफी सही था वो। तो उसकी मदद से हमको पहली बार पता चला कि अर्थ फ्लैट तो नहीं है। एक्चुअली इससे पहले से भी आइडियाज हैं, बट जो सबसे फेमसली कोट किया जाता है, ये एक ऑब्जर्वेशन कोट किया जाता तो इसमें जो एरोस्टेथनीज का मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कई बार। जो एरोस्टेथनीज ने करा था एक्सपेरिमेंट, अगर आप इसे एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, तो उसमें उसने ऐसा एज्यूम करा था कि सन की जो रेज आ रही है वो पैरेलल है, उस है। हाँ एक्सपेरिमेंट करने के बिल्कुल। दौरान। लेकिन उसका ये जो एजम्पशन था कि सन की रेज पैरेलल आती हैं, ये उसका एजम्पशन गलत है। क्योंकि पैरेलल सनरेज कभी किसी ने ना कभी कभी डिटेक्ट करी है सन से निकलती हुई, ना देखी है, ना ऑब्जर्व करी है। सबने ही डाइवर्जेंट सनरेज ऑब्जर्व करी हैं, मैं हमेशा सन की। यहाँ डिसएग्री करूंगा। हम्म, जैसे अब हम लोग यहाँ पर दोनों लोग अलग अलग नॉलेज क्लेम कर रहे हैं। मैं जो क्लेम कर रहा हूँ कि सन से जो रेज आ रही है वो पैरेलल है। आप जो नॉलेज क्लेम कर रहे हैं कि सन से जो रेज आ रही है वो डाइवर्जेंट है। हम दोनों हम्म, अपने क्लेम को सपोर्ट करने के लिए कुछ आर्ग्यूमेंट देंगे जो कि किसी एक्सपेरिमेंट या फिर किसी रियल लाइफ एविडेंस के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। तो सबसे पहला ही मैं जो आपको आर्ग्यूमेंट देने वाला हूं वो है कि न्यूटन का आपको प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट याद होगा, हम लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा हुआ है और वो भी देखा हुआ है। वो जो लाइट पैरेलल आ रही है, वो जो सनलाइट के साथ ही उन्होंने किया था, हम लोग भी कर सकते हैं सनलाइट के साथ। अगर सनलाइट डाइवर्जेंट रहेंगी, ठीक है, तो जब वो प्रिज्म से पास होंगी तो वो उस तरीके से नहीं पास होंगी, उस पर्टिकुलर वहां पर रिफ्रैक्शन होगा प्रिज्म जाने के बाद, जिसकी वजह से वो अलग अलग कलर्स निकल के आते हैं। व्हाइट लाइट के अंदर वो सारे कलर्स कंटेन करके निकल के आते हैं। लेकिन वो डाइवर्जेंट होंगे तो वो पर्टिकुलर उस स्ट्रेट एरे में निकल के नहीं आएंगे, उस स्ट्रेट तरीके से निकल के नहीं आएंगे। उनका नेचर ही फिर डाइवर्जेंट होगा, क्योंकि भले ही वहां रिफ्रैक्शन आ रहा होगा लेकिन वो रिफ्रैक्शन का नेचर फिर भी डाइवर्जेंट होगा। सो पहला ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि वो पैरेलल रेज आ रही हैं। दूसरी चीज, क्योंकि हम लोग अर्थ के मॉडल पे ले रहे हैं कि अर्थ जो सन है हमारा, वो है अराउंड किलोमीटर्स में ऑन एन एवरेज 14 करोड़ 95 लाख 97,890 किलोमीटर्स इसके अराउंड, मतलब बहुत बहुत दूर है ये। ठीक है, अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये आ जा रही है कि आपने हाइगन का प्रिंसिपल पढ़ा होगा। हाइगन का प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी लाइट सोर्स रहता है, सन यहां पर एक लाइट सोर्स है। सन एक वेव फ्रंट जो रहता है, एक वेव फ्रंट क्या रहता है, वो जो पूरा लोकस ड्रॉ होता है, ठीक है, वेवलेट कहते हैं हम लोग उसे। वो पूरा वेवलेट निकलता है उससे डाइवर्जेंटली, और वो डाइवर्जेंटली निकलता है तो उसका हर एक पॉइंट जो रहता है वो एक सेकेंडरी वेवलेट का सोर्स बन सकता है। यानी कि उसे एक हर एक पॉइंट को हम लोग सोर्स ऑफ लाइट मान के वहां से एक सेकेंडरी वेवलेट वहां से जनरेट कर सकते हैं। अब मैं, क्योंकि आप एमएससी फिजिक्स बैकग्राउंड के ही, इसलिए मैं आपके सामने ये सारे टर्म फ्रीली यूज कर पा रहा हूं, अदरवाइज मैं नहीं करता। अब क्योंकि ये फिनोमिना हो रहा है, तो इससे हम लोगों को ये पता है कि आफ्टर अ वेरी लार्ज डिस्टेंस ये जो डाइवर्जेंट रेज जो इनिशियली निकली थी, क्योंकि अगर सन को हम लोग स्फेरिकल मान रहे हैं तो ऑब्वियसली सारी रेज डाइवर्जेंटली निकल रही हैं, लेकिन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वो हम लोगों को पैरेलल होती फील होंगी। इनफैक्ट अर्थ पे जो रेज आ रही है ना, वो बहुत 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 छोटा प्रोपोर्शन है। ज्यादातर सन की रेज आती ही नहीं है, तो वो जो छोटा सा एंगल भी डिफरेंस में, डाइवर्जेंस में आ रहा है ना,
वो कहीं और ही अलग डिस्टेंस पे चला गया। हम लोग बहुत बहुत छोटा प्रोपोर्शन ले रहे हैं जो कि अलग ही सेकंड वेवलेट से फिर थोड़ा सा निकल रहा है, फिर सेकंड वेवलेट से फिर थोड़ा डाइवर्जेंस हो रहा है, लेकिन जब तक हम तक आती है तो इतने लार्ज डिस्टेंस की वजह से वो जो छोटा सा डाइवर्जेंस था वो बहुत दूर चला जाता है, और हम लोग उसको, क्योंकि वो दूर से आ रहा है, तो हम लोग को वो पैरेलल रे की तरह निकलती है। अ, आपने जो पॉइंट बताया उससे पहले, उसको एड्रेस करने से पहले, अगर हम मतलब रियल लाइफ में बाहर जाके देखते हैं सनलाइट को, नॉर्मल कोई भी व्यक्ति जिसने साइंस बिल्कुल नहीं पढ़ी, फिजिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ी, कोई भी व्यक्ति देखता है जाके, जी। जैसे चाहे हम कहीं से पेड़ों में से सनलाइट निकल रही है, क्लाउड्स में से निकल रही है, कहीं से भी निकल रही है, हम्म। तो साफ साफ देख सकते हैं कि वो डाइवर्जेंट तरीके से निकलती है। मतलब हमें अगर कहीं से भी कुछ भी सनलाइट दिखती है, उसका डायरेक्शन दिखता है, तो हमेशा हमें डाइवर्जेंट ही दिखेगा, चाहे क्लाउड्स में से देखें या कहीं से भी देखें हम। सनलाइट की मतलब हजारों लाखों आप मिलियन से। कैनोपीस की बात कर रहे हैं कि ट्रीज की कैनोपीस से हम लोग को ऐसे जाते हुए दिखता है, या फिर सनसेट के टाइम बीच के पास हम लोग को टेढ़ी लाइट ऐसे डाइवर्जेंट दिखती है, उसकी बात कर रहे हैं आप? नॉर्मल नहीं, नॉर्मल हमें कभी भी जैसे सनसेट हो रहा हो या सनराइज हो रहा हो, तो उस कंडीशन में सन उतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो हमें समझ में आ जाता है कि क्या डायरेक्शन हो रही है सन रे की, और हमसे थोड़ा डाउन भी होता है उस स्काई में सन, इसलिए हमें थोड़ा डायरेक्शन भी हम जज कर पाते हैं। क्योंकि ओवरहेड होगा सन तो हमें समझ भी नहीं आएगा किस डायरेक्शन में सनरेज निकल रही है ना। तो सनसेट के टाइम पे और सनराइज के टाइम पे जो सन की, अगर आप सनरेज को देखोगे, तो चाहे थोड़ा बहुत क्लाउड्स आपको होंगे ना रास्ते में, तो आपको हमेशा वो रेज आपको दिख जाएंगी डाइवर्जेंट। सन रेज, हम हमेशा जब भी आप सन की रेज ऑब्जर्व करोगे, मतलब किसी भी कंडीशन में जब आप सन की रेज को ऑब्जर्व करोगे, तो हमेशा वो आपको डाइवर्जेंट ही दिखेंगी। और हम्म। इसको आपको समझने के लिए कोई भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो और मैं इसमें, हाँ जी बोलिए, कंप्लीट कर लीजिए। दूसरा जो आपने जो चीजें बताई थी कि स्फेरिकल सोर्स से, जैसा आपने बोला कि वो लॉन्ग डिस्टेंस में जाके वो पैरेलल हो जाती हैं, लेकिन अगर हम समझेंगे, जैसे जो स्फेरिकल सोर्स होता है उसमें से जो सन की, मतलब कोई भी लाइट का सोर्स है, उसमें जो रेज डाइवर्जेंट निकल रही है हर डायरेक्शन में, आप खुद ही सोचिए उसमें से कोई भी रे जो यहां से निकल रही है, वो डिस्टेंस के साथ तो उनमें डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है, वो और ज्यादा डाइवर्जेंट होती जा रही है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो आके जाके पैरेलल हो जाएगी। हाँ हाँ, ये एग्जैक्टली मैं इसलिए हाइगन का प्रिंसिपल लाया। मैंने उसमें क्या बोला था कि जो वेव फ्रंट बनता है ना, वो मतलब वो जो वेव वहां पर एक सेकेंडरी वेवलेट का फॉर्म बन सकता है, एज ए मतलब कि वो जो पूरा लोकस बन रहा है, वो जो लाइट एक वेव की तरफ हम लोग देखे कि डाइवर्जेंट होके अगर हम लोग पूरा लोकस ड्रॉ करें, पूरा एक पाथ ड्रॉ करें, अब उसके हर एक पॉइंट में लिटरली जो एक एक पॉइंट अनकाउंटेबल पॉइंट्स है, हर एक पॉइंट को हम लोग एज अ सोर्स ऑफ लाइट मान सकते हैं, और वहां से हम लोग ये मान सकते हैं कि लाइट इस तरीके से निकल रही है, राइट। और ये हर जगह से हम लोग देख सकते हैं, तो हाइगन का प्रिंसिपल इसको जस्टिफाई कर रहा है। एंड दूसरी चीज, मैनी टाइम्स हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट में वी हैव प्रूवन फॉर श्योर कि अर्थ से जो, अर्थ पे जो हमारे पास सनलाइट आती है, वो हम लोगों को पैरेलल ही मिलती है, इफेक्टिवली पैरेलल ही होती है हमारे लिए। ठीक है, तो वो इफेक्टिव पैरेलल ही है हमारे लिए, हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली, मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया, तो एक एक्सपेरिमेंट है जो कि स्कूल में बच्चे करते भी हैं। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको प्रूफ करने के लिए मिल जाएंगे कि अर्थ की रेस पैरेलल है। तो अब जैसे जो आपने, हाँ, प्रिज्म वाला जो एक्सपेरिमेंट की बात करी थी, तो उसमें जो प्रिज्म में एक्चुअलिटी में क्या हो रहा है कि उसमें एक बीम, मतलब अगर हम उसे सनलाइट से ना भी करें, किसी लेजर लाइट से अगर हम करें या व्हाइट लाइट से उसे हम करते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, वो सिर्फ स्प्लिट कर, मतलब व्हाइट लाइट को सेवन उसमें स्प्लिट करने का, प्रिज्म का काम यही होता है ना कि वो व्हाइट लाइट को सेवन कलर्स में स्प्लिट कर देता है। ठीक है। कैसे करता है? हाँ, वो कैसे करता है उस पे हम अगर अभी ना जाएं, नहीं नहीं, लेकिन वो उस, वो जानना जरूरी है ये प्रूव करने के लिए कि सनलाइट पैरेलल आती है, इसलिए मैंने बोला वो कैसे करता है। मैं अभी उसी पॉइंट को यूज करके बताऊंगा कि क्यों वो पैरेलल से। हाँ, तो अब ये चीजें क्यों कैसे हो रही हैं, वो उस पर मैं इसीलिए बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं खाली अब अपने आपसे जो अभी इंटरेक्शन है, उसमें सिर्फ वही बात करना चाहता हूं कि जो ऑब्जर्व किया जाता है, नहीं नहीं, मतलब तो कि जो, नहीं देखिए, कोई भी चीज को ऑब्जर्वेशन रहता है ना, उस ऑब्जर्वेशन को इंटरप्रेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, अब उस हम लोग माने कैसे कि कौन सा इंटरप्रिटेशन सही है, राइट। उस हम लोग उस इंटरप्रिटेशन को वैलिड मानेंगे जिसमें हम लोग हर एक मेथड को क्लियरली जस्टिफाई कर पा रहे हैं, उस मेथड के थ्रू हम लोग जो कंक्लूजन दे रहे हैं वो रिप्रोड्यूसिबल है, मतलब हम लोग अलग अलग बार एक्सपेरिमेंट करके उसको वेरीफाई कर सकते हैं, तब वो एक एजुकेटेड गेस माना जाएगा।
तो यहां पर मैं आपको जो भी चीजें बता रहा हूं, इसको एक स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट या फिर कोई और किसी मतलब अर्थ के किसी और पार्ट में रहने वाला उसको बार बार रिप्रोड्यूस कर सकता है। इसलिए जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं उसकी रिलायबिलिटी है। अब आपने जो बोला था कि सन से आने वाले हमको डाइवर्जेंट ही दिखती है, पहली चीज तो मैं आपसे पूछूंगा दो सवाल। क्या ये डाइवर्जेंट फिनोमिना ऑब्जर्व करने के लिए क्लियरली बादल का होना जरूरी है 100%, या बिना एकदम क्लियर आसमान बिना किसी बादल के भी हम लोग देख सकते हैं? मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि नेचर में हर तरह की कंडीशन होती है, कभी बादल होते हैं कभी नहीं होते हैं, है ना। वो हर तरह की चीजें होती रहती हैं, कभी ज्यादा है कभी कम है ना। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि जब भी हम रेस को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, किसी भी केस में अगर आप रेस को ऑब्जर्व कर पा रहे हो, तो वो हमेशा आपको रेस डाइवर्जेंट ही मिलेंगी, ऑब्जर्व होंगी। नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि आप नॉलेज क्लेम कर रहे हैं कि वो डाइवर्जेंट ही मिलेगी, लेकिन मैं क्लियरली देख रहा हूँ, मुझे देखने में पता नहीं लग रहा है कि वो डाइवर्जेंट है। ठीक है, क्लाउड वाले केस में फिर मैं क्लाउड वाले को डिफरेंशिएट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उसका भी एक, उसके पीछे भी एक फिजिक्स है। लेकिन उसको मैं तभी बात एड्रेस करूंगा जब आप इस बात पे आएंगे कि क्लाउड के केस में वो डाइवर्जेंट होती हुई दिख रही है, क्योंकि विदाउट क्लाउड जब एकदम क्लियर आसमान हो तब तो मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि मुझे वो डाइवर्जेंट होती हुई नहीं दिख रही है। मतलब कि ऐसा एग्जैक्ट क्या ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मैं एक एक फोटोन को तो ऐसे डाइवर्ज करता हुआ तो देख नहीं सकता, राइट, बिल्कुल नहीं देख सकता। तो एग्जैक्टली ऐसा क्या है जिसकी वजह से मैं इस कंक्लूजन पे आ रहा हूं कि वो डाइवर्जेंस है, गिवन कि कोई क्लाउड नहीं है? हाँ, तो उसमें ऐसा है कि जैसे अगर हम सनलाइट को ऑब्जर्व करते हैं, रियल सनलाइट को नेचर में, तो या तो हमें रेज उसकी दिखेंगी, मतलब डिफरेंशिएट कर पाएंगे रेज को हम, या हमें कुछ भी रेज को ऐसा हम डायरेक्शन उनकी डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। दो केस होंगे, जैसा आपने बताया जैसे कि क्या? क्लाउड नहीं है तो समझ में नहीं आ रहा डाइवर्जेंट है या कैसी जी है, पैरेलल हाँ। है ना। हाँ। तो मैं उसी केस की बात करूं, या तो वैसा होगा मैं समझ में नहीं आएगा कि उसकी रेज कैसे जा रही है, कहाँ जा रही है, हम्म। या दूसरा केस है कि उसकी रेज हमें दिख रही है। हम्म। दो ही केस होंगे। तो पहले केस में हमें समझ में नहीं आएगा कि उसका डायरेक्शन समझ में नहीं आएगा सन रेज का। हाँ। लेकिन जो सेकंड केस है जिसमें हमें हाँ। सन रेज अगर डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि सन से रेज निकल रही हैं, हाँ। तो उस केस में वो हमेशा डाइवर्जेंट ही दिखेंगी, चाहे कम क्लाउड्स होंगे तो तब भी दिख और जाएंगी, ज्यादा होंगे तब भी दिख जाएंगी। लेकिन उस केस को उस समझने के लिए क्लाउड्स का होना नेसेसरी है हमको, आंखों से देखने के लिए। क्योंकि हाँ आपने ही मतलब, तो बोला पहले वाले केस में कैसे समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हाँ क्लाउड, क्लियर हाँ। का ये तो नहीं आता है, ओवरहेड होता है तब भी समझ में नहीं आता। हाँ हाँ, तो अब क्लाउड्स वाले केस में आ जाते हैं। क्लाउड्स वाले केस में हम लोग क्या बात करते हैं कि हम लोग को डाइवर्जेंट होते हुए दिखती है। डाइवर्जेंट होते हुए कब दिखती है? क्योंकि क्लाउड जो रहते हैं डेंस्ड होते हैं। क्लाउड डेंस्ड रहते हैं, उनमें बीच बीच में कुछ जगह ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होती है, कुछ जगह कंप्लीटली ओपेक रहते हैं। अब वो जिस तरीके से रहते हैं, अब मैं ट्यूब वाले एग्जांपल लूंगा कि ये मान लीजिए मेरी ट्यूब है, ठीक है, ये पूरा क्लाउड है और मान लीजिए इतनी सी जगह है जहां से लाइट रे आ रही है। अब इसकी डायरेक्शन ही ऐसी है कि सन रे तो पैरेलल आ रही है, लेकिन यहां पर पढ़ने के बाद ये डायरेक्शन ऐसी जा रही है, कहीं पर कैनोपी ऐसी है, कहीं पर ऐसी जा रही है। तो वो एक विजुअल इल्यूजन क्रिएट हो रहा है कि वहां पर वो रेस डाइवर्जेंस हो रही, डाइवर्ज हो रही है। इट इज एक्चुअली द शेप ऑफ क्लाउड, इट इज एक्चुअली हाउ क्लाउड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड विच इज कॉजिंग दिस काइंड ऑफ फिनोमिना। उसका लाइट के मतलब जो उस आ रही अर्थ पे पड़ रही है उसके पैरेलल या डाइवर्जेंस से होना लेना देना नहीं है। अगर आप क्लाउड की जगह से ट्यूब रख देंगे ना उस डायरेक्शन में, आप अपने हिसाब से उसको डाइवर्जेंस दिखा सकते हैं, एकदम अपने हिसाब से। इनफैक्ट मैं एक और चीज बताता हूं, थॉट एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, क्लाउड को हटा देते हैं, हम लोग एक शीट रखते हैं वहां पर। ठीक है, और शीट में ऐसे ऐसे एंगल में ट्यूब्स हम लोग बनाते हैं, उसमें छेद करते हैं कि वो एक जगह कन्वर्ज हो। अब क्या होगा? लाइट पैरेलली पड़ रही है, बट बिकॉज वो शेप इस तरीके से जा रहे हैं, तो लाइट एक जगह कन्वर्ज करते हुए हमको दिखेगी। और क्योंकि लाइट कन्वर्ज करते हुए दिखेगी, तो अब सेम सन के लिए मैं इस कंक्लूजन पे आ गया कि जो सन से रेज निकलती है वो तो कन्वर्जेंट होती है। हालांकि ये कोई सेंस नहीं बनाएगा, क्योंकि अगर कन्वर्जेंट होती तो सन से निकलती कैसे, कोई सेंस नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि कोई इतना नहीं दिमाग लगा पा रहा है, ठीक है, उसको बस कन्वर्जन डाइवर्जन में डिफरेंस पता, उसको इतना बैक में सोचना ही नहीं है। तो उसके लिए ये ऑब्जर्वेशन काफी है बोलने के लिए कि ये जो सन है, ये सन से तो कन्वर्जेंट रेज आ रही है। सो ये आर्ग्यूमेंट कैसे फिर होल्ड हुआ? और प्लस हम लोग को उसकी फिजिक्स भी समझनी पड़ेगी ना। तो ये कैसे हो सकता है फिर ये चीज? हाँ, मतलब इसको अगर मैं अब दूसरी तरीके से आपको बताता हूँ, जी जी बिल्कुल। मतलब अब जैसे अगर हम इसी पे डिस्कशन रखते हैं अपना, तो अब जैसे जो सन, अब जैसे मैंने आपको बताया कि सन से सनरेज निकल रही है, हम जाके ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब उसमें जो ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट दिख रहा है हमें, है ना, हम्म। क्लाउड्स के केस में। ठीक है, हाँ दिख किस रहा है, रीजन बिल्कुल दिख से रहा है, है। हम नहीं जाएंगे। तो लेकिन अब आप बोलो पैरेलल है, तो ऐसा है, इस कैसे पता लगेगा, क्योंकि जो आपने प्रिज्म वाला भी बताया हमें एक्सपेरिमेंट,
उससे पैरेलल कैसे सिद्ध हो रही है सनलाइट? मतलब उसमें आप, जैसे हाँ हाँ। आप ये बोल रहे हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो आप थ्योरी ला रहे हैं, हम्म। उसमें आप फिर से एज्यूम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उस एक्सप्लेनेशन को हटा दें, तो उससे उस उससे मतलब कैसे सिद्ध हो रही है कि सन से जो रेज है वो पैरेलल निकल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, इस बात के ऊपर बिल्कुल डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्यों पूछा था कि वो व्हाइट लाइट स्प्लिट होके अलग अलग कलर्स में आ रही है, रेनबो कलर्स में आ रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है कि अलग अलग वेवलेंथ ऑफ जो लाइट होती है उसकी जो हायर डेंसिटी मीडियम होता है, ये तो आपको पता ही होगा कि जो लाइट की स्पीड होती है वो किसी डेंसर मीडियम में अलग अलग हो जाती है। अब वो जो अलग अलग होती है वो डिपेंड करता है उसकी वेवलेंथ में। इसका मतलब ये है कि रेड लाइट की स्पीड अलग होगी, ब्लू लाइट की अलग होगी, ग्रीन लाइट की अलग होगी, और वो जो ऑर्डर होगा वो उनके वेवलेंथ के हिसाब से डिसाइड होगा। अब होगा ये कि अगर ये लाइट पैरेलल्स है, ठीक है, तो ये क्या होगा कि हम लोग को ऐसा पड़ता हुआ एक पैटर्न मिलेगा प्रिज्म का। हम लोग नीचे देखते हैं ना, तो वो कलर का एक पैटर्न मिलेगा। लेकिन अगर ये डाइवर्ज होती, तो ये डाइवर्ज होती तो क्या होता है कि उसमें अंदर जाने के बाद जो रिफ्रैक्शन पैटर्न हो रहा है ना, उसमें जो हम लोगों को ये कलर दिख रहा है वो डाइवर्ज होता हुआ दिखता है। इनफैक्ट कुछ कलर तो मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि अब वो डाइवर्जिंग नेचर है। डाइवर्जिंग नेचर इसका मतलब है कि कुछ कलर इंटरमिक्स हो रहे हैं, क्योंकि एक कलर रहेगा जो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर, मतलब डिस्टेंस में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक कोई कलर होगा जिसकी वेवलेंथ अलग होगी तो अलग स्पीड पे करेगा, वो एक दूसरे से इंटरलेक्ट करने लगेंगे, क्योंकि अब वो डाइवर्ज हो रहे हैं। अब वो डाइवर्ज हो रहे हैं तो हम लोगों को प्रॉपर वो फिनोमिना थोड़ा दिक्कत आएगी, प्लस वो ज्यादा फैला हुआ दिखेगा। लेकिन हम लोग ऑब्जर्वेशन में देख रहे हैं कि हम लोग को ऐसा फैला हुआ नहीं दिख रहा है, और प्लस वो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ नहीं आ रही है जो हम लोग कलर देख रहे हैं उसमें। जिसकी वजह से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हेंस द लाइट विच आर कमिंग फ्रॉम देयर आर पैरेलल। अब इसको एक, अब ये आप से बिल्कुल कह रहे हैं कि इसको मैं और कैसे मान लूं, तो एक और तरीका मान लेते हैं। कोई लेंस है, ठीक है। ये तो आपको पता है कि पर्टिकुलर हम लोग लेंस लेकर, कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉनकेव लेंस होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस हम लोग लेंगे तो क्या होगा, जो डाइवर्जेंट रेज जा रही है उसको, मतलब हम लोग डाइवर्जेंट कन्वर्जन जो भी बोले, डाइवर्जेंट रेज जा रही है हम लोग उनको पैरेलल कर सकते हैं। अब मैंने लेंस से कुछ रेस को पैरेलल कर लिया है फॉर श्योर, ठीक है, वो पैरेलल हो चुकी है। आप भी मान रहे हैं कि लेंस से किया है वो मैंने अपने लैब में ही। वही सेम लाइट में प्रिज्म से वैसे ही एकदम स्ट्राइक करवा रहा हूं जैसे सनलाइट स्ट्राइक कर रही है, तो मुझे एग्जैक्टली exactly वैसे टाइप का ही, कहते हैं ना, कलर वाला रेनबो वाला पैटर्न दिख रहा है। ये तभी हो सकता है क्योंकि ये तो लाइट हमको श्योरली पता है कि ये पैरेलल है। तो अगर पैरेलल लाइट ये प्रोड्यूस कर रही है ये रिजल्ट, और ये सेम रिजल्ट हम लोगों को सनलाइट से भी मिल रहा है, सो वी कैन कम टू द कंक्लूजन कि सन से भी जो लाइट आ रही है दैट इज पैरेलल इन नेचर, एक्सपेरिमेंटली प्रूवन। हाँ, तो वो हमें उस चीज को हमें देखना पड़ेगा कि अगर पैरेलल, जैसे हमने आपने बताया कि लेंस हमने लिया, उससे हमने सनरे मतलब पैरेलल कोई भी एकदम लाइट, सन की बात ना करें, कोई भी लाइट कोई की भी बात लाइट कर को ले। पैरेलल कर हाँ दिया, तो हाँ फिर प्रिज्म से गुजारा। हाँ। फिर हमने एक लेंस लिया जिसको डाइवर्जेंट, कोई भी लाइट को कर लिया, व्हाइट लाइट ले ली, उसको डाइवर्जेंट करके फिर प्रिज्म से नहीं नहीं, गुजारा। डाइवर्जन नहीं किया, डाइवर्जन नहीं किया, डायरेक्ट सनलाइट को हम लोगों ने गुजारा प्रिज्म से। नहीं नहीं, मेरा मैं बता, पॉइंट, हाँ ठीक है हाँ ठीक मैं है। आपका पॉइंट समझ गया। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसे कि आपने बताया कि हम एक लेंस की मदद से उसको हमने पैरेलल कर लिया और हम देख सकते हैं कि ये लाइट पैरेलल है। हाँ। और फिर उसके बाद हम उसे प्रिज्म से गुजार रहे हैं और फिर हमें रेनबो पैटर्न दिख रहा है। हम्म। अगर हमें उसी लाइट को अगर हम थोड़ा सा कन्वर्जेंट करके फिर प्रिज्म से गुजारते हैं, तब भी रेनबो पैटर्न दिखता है। हाँ, वो रेनबो पैटर्न दिखेगा, लेकिन एग्जैक्टली exactly उस तरीके का नहीं दिखेगा जैसे पैरेलल रेस में निकल रही है, वैसा नहीं दिखने वाला। मतलब जैसे मैं, मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि जैसे सनलाइट है, हाँ ठीक है, अब उस थ्योरी को अगर हम पूरा साइड में रख देते हैं, क्योंकि ये सब सारी चीजें हमें बताई गई हैं कि स्पीड, उसकी लाइट की स्पीड इसमें ज्यादा होती है, इस वाले की फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है, इसकी कम होती है, मतलब ये सब हम एज अ गिवन ले रहे हैं जो आप हाँ, बता ये रहे गिवन, क्योंकि देखिए अब इसको मैं ट्रेस डाउन करूंगा ना, इसको गिवन ले रहे हैं क्योंकि इसको भी हम लोगों ने काउंटलेस टाइम, जैसे मैंने आपको ये एक्सपेरिमेंट नहीं बताया अपने लाइट के क्लेम को प्रूव करने के लिए। साइंस में यही चीज होती है, हम लोग जब भी कोई थ्योरी देते हैं ना, उस थ्योरी में कुछ अजम्पशंस अंडरलाइंग होते हैं, लेकिन वो जो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं ना कि ये सच है, उसका भी एक बेसिस होता है जिसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। हाँ, ये सच है कि उसके अल्टीमेट लेयर में एक अजम्पशन आएगा, बट देन दैट गोज फॉर ऑल द नॉलेज, ठीक है। तो हम लोग ये चीज नहीं कर सकते, प्लस दिस इज एन एजुकेटेड गेस, बिकॉज हम लोग जो यहां पर अंडरलाइंग अजम्पशन है इसको हम लोग कई बार वेरीफाई कर चुके हैं, और क्योंकि हम लोग इसको वेरीफाई कर चुके हैं तो इसके सही होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो यदि इस आर्ग्यूमेंट को खारिज करना है तो एकमात्र तरीका है कि इस आर्ग्यूमेंट को गलत प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक ये बहुत बार सही जगह प्रूव हुई है, तो इसके सही होने की रिलायबिलिटी हो चुकी है।
इसलिए साइंस में हम लोग किसी भी थ्योरी को टेस्ट करना हो ना, तो हम लोग फॉल्सिफाइबिलिटी टेस्ट कहते हैं। यानी कि मुझे ये नहीं प्रूव करना है कि ये कितना सही हो रहा है, मुझे एक बार उसे गलत प्रूव कर देना है। और ये पॉइंट हम दोनों के मॉडल पे भी लेकर आता हूं। आपका फ्लैट अर्थ मॉडल है, मेरा ग्लोब अर्थ मॉडल है। अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन जो आपका मॉडल बता रहा है और वो रियल लाइफ सिनारियो से मैच नहीं कर रहा है, एंड सेम गोज फॉर माय मॉडल ऑल्सो, वो एक सिंगल फिनोमिना इज गुड इनफ टू कंप्लीटली डिस्कार्ड द इंटायर मॉडल। यानी कि अगर फ्लैट अर्थ या फिर राउंड अर्थ कोई ऑब्जर्वेशन बता रहा है कि प्रिडिक्ट कर रहा है कि ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, लेकिन जब हम लोग देख रहे हैं तो वैसा नहीं हो रहा है, वो एक सिंगल फिनोमिना काफी है उसको रिजेक्ट कर देने की। ठीक है, तो अब हम लोग वो सनलाइट वाला वो डिस्कस कर, चलिए उसको भी साइड में रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरा मेन पॉइंट यही था कि मैं बताना कि वो पैरेलल्स हम लोग कंक्लूसिवली नहीं बोल सकते कि वो डाइवर्जेंट है, ये है वो है, और हम लोग दूर से वही मानते हैं। राइट, अब मैं कुछ चीजें पूछूंगा जैसे जो जिसकी वजह से मैं क्लियरली एविडेंटली बोल सकता हूँ कि अर्थ जो रहती है, अर्थ जो है वो राउंड है। वो है, हम लोग ये जो देखते हैं स्टार, जैसे मैं एस्ट्रोनॉमी में खूब रहा हुआ हूँ, मैं एस्ट्रोनॉमिकल सेशन मैंने बहुत करवाया है, लद्दाख में, नैनीताल में, अलग अलग जगह जाके करवाए हुए हैं। तो ये जो स्टार्स रहते हैं, ये स्टार्स की हम लोग ओवर द लॉन्ग टाइम एक ट्रेलिंग देखते हैं, और ये बहुत क्लियर एविडेंट। आप कैमरा लेके टाइम लैप्स चालू कर दीजिए, मतलब फोटो को करके फिर उनको सॉफ्टवेयर में स्टैक करिए, आपको ट्रेलिंग दिखेगी। ये भी आप जानते हैं, राइट। अब वो ट्रेलिंग ऐसे जस्टिफाई हो पाती है कि जो धरती है वो धरती गोल घूम रही है, तो ये जो स्टार्स हैं, तो ये स्टार्स हमको गोल घूमते हुए दिखते हैं। तो धरती का जो अगर घूमने का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट में हम लोग को ये स्टार्स की ट्रेलिंग दिखती है। तो इसकी मदद से एक ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कि मे बी अर्थ राउंड है। हालांकि फ्लैट अर्थ में भी आई गेस इस चीज को सपोर्ट करते हैं, अगर है तो इस चीज को एक्सप्लेन करता है, प्लीज बताइए। फ्लैट अर्थ में मतलब अर्थ फ्लैट है और हाँ। स्टेशनरी, हाँ, नॉन स्टेशनरी। मूविंग है, स्टेशनरी है। और जो सारे स्टार्स हैं वो पूरा मतलब स्काई रोटेट कर रहा है। अच्छा। स्काई एज अ होल रोटेट कर रहा है ऐसे, विद द मतलब कि जो स्टार से कॉन्स्टलेशन, मतलब वो पूरा ऐसा रिलेटिव पूरा ऐसा रोटेट कर रहा है, जिसमें कि वॉन्डरिंग स्टार्स अपनी अलग स्पीड से रोटेट कर रहे हैं। सबकी जो वॉन्डरिंग स्टार मतलब प्लैनेट्स की सबकी अलग अलग स्पीड है और पाथ है स्काई में। तो वो और ट्रेलिंग को एक्सप्लेन करता है, स्टार हाँ वो ट्रेलिंग जिसको हम पूरा लोग कहते हैं। एग्जैक्टली, वो पूरा ठीक। मतलब हमारे ऊपर स्काई रोटेट कर रहा है 360 डिग्री। तो उसमें जो पोलारिस होता है, जो नॉर्थ पोल जिसको हम लोग कहते हैं, वो हम्म। हम लोगों को मतलब उसमें ट्रेलिंग दिखेगी, बिल्कुल भी ट्रेलिंग दिखेगी कि बिल्कुल ट्रेलिंग नहीं दिखेगी? उसमें आपका जो बहुत मॉडल है, हल्की सी माइन्यूट ट्रिलिंग दिखेगी। बहुत माइन्यूट माइन्यूट सी ट्रेलिंग दिखेगी, तो माइन्यूट आप लोग ट्रिलिंग ये मानते हैं दिखेगी, कि सेंटर नहीं है। हाँ हाँ हाँ, आप ये मानते हैं कि वो क्लोज टू सेंटर है, जिसकी वजह से हाँ ये चीज ठीक है। और ये सेम ऑब्जर्वेशन मैं धरती पे कहीं भी चला जाऊं मुझे दिखेगी? हाँ। मतलब मैं धरती के साउथ साइड जाऊं तो भी मुझे दिखेगी ये सेम चीज? वहाँ काउंट डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन कैसे चेंज होगा? डायरेक्शन कैसे चेंज होगा? हम्म। हाँ ये मतलब अभी अगर हम इस पर डिस्कस कर सकते हैं अगर आप चाहो, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझने के चलेगा लिए चलेगा, मतलब। मैं एस्ट्रोनॉमी फील्ड का हूं तो मैं अच्छे से इसको समझ जाऊंगा, आप समझाइए। हाँ तो इसको अगर हम समझेंगे कि जो स्टार्स का जो डायरेक्शन है वो कैसे चेंज होता है साउथ में और नॉर्थ में, तो इस तरीके से अगर आपको समझना पड़ेगा कि जैसे कभी कभी जैसे सनराइज होता है। ठीक है। सनराइज में समय सनरेज निकल कॉर्पेस्कुलर सनरेज निकलती हैं दिखती हुई। डाइवर्जेंट डायवर्ट बेसिकली आपका, हाँ ठीक है। डायवर्जेंट मतलब वो है तो ना। आपने अज्यूम किया, मैं तो अभी भी उसको रिजेक्ट ही कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दिखा नहीं ऐसा, लेकिन स्टिल ठीक हाँ है। हाँ, मतलब हमें जो ऑब्जर्व हम कर रहे हैं। चलिए, आप आपके मॉडल में ऐसा है, ठीक है, आपके मॉडल के हिसाब से मान लेते हैं। तो जैसे हम सनरेज को देखते हैं कि वो सनराइज हो रहा है, तो उसमें से कॉर्पेस्कुलर रेज हमें ऐसे सन से निकलती हुई दिख रही है। ठीक अगर है। कभी क्लाउड्स हैं तो, अगर हम्म। नहीं है तो हो सकता है नहीं ऑब्जर्व कर पाए। ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक चीज होती है एंटी कॉर्पेस्कुलर रेज। ठीक है। ये क्या होता है इसमें कि कभी कभी ऐसा ऑब्जर्वेशन मतलब ऐसा एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं कि जो सन से जो हमें सनराइज के दौरान जो कॉर्पेस्कुलर रेज निकलती हुई दिखती हैं, वो हमारे 180 डिग्री अपोजिट पर एज एन एंटी कर्पेस्कुलर रेज हमें डाइवर्जेंट करती हुई हॉराइजन में मीट करती हुई दिखती हैं। ये यानी हम कि अगर हमेशा, सन अर्थ के इस साइड है तो फ्लैट अर्थ के दूसरे साइड हाँ मतलब हम अर्थ पर खड़े हुए हैं। अर्थ पे ही है, बिल्कुल। ये हम अर्थ मान पर लीजिए खड़े मेरी अर्थ है, ये अर्थ है, हाँ आप अभी कह मान लीजिए सन अभी इस साइड है, ठीक है। तो हाँ आप कह रहे हैं ये 180 डिग्री जाते हुए यहां तक, क्योंकि यही तो नहीं नहीं मान रहे नहीं हैं कि डोम डोम है ऊपर। नहीं नहीं नहीं। अभी हम अर्थ के स्केल पे बात नहीं कर रहे।
हाँ क्योंकि हाँ। जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मैं अर्थ के दूसरे एंड पर नहीं देख पा रहा हूँ। मेरा अपना एक आंखों की लिमिटेशन है कि मैं अपने पर्सपेक्टिव तक उतने डिस्टेंस तक देख पा रहा हूँ अपनी, मतलब मैं एक पर्सपेक्टिव ऑफ डोम क्रिएट कर देता हूँ। मतलब ऐसा है कि जैसे हमारी आंखें क्या करती हैं, वो दूर के ऑब्जेक्ट को कंप्रेस कर देती हैं, साइज कम कर देते हैं। जैसे बादल होते हैं, हम दूर देखते हैं होराइजन पे बादल मिल रहा होता है जमीन से, तो हम्म। ऐसा रियलिटी में तो होता नहीं है। पर्सपेक्टिव बादल, इफेक्ट, पर्सपेक्टिव इफेक्ट की बात कर हमारी रहे हैं। आंखें इस तरीके से पर्सपेक्टिव से देखती हैं। हाँ हाँ। तो एक इस तरीके से हम देखते हैं ना, एक बाउल के रूप में हाँ हम हाँ। देखेंगे जैसे एक बाउल है पूरा। असल में वो कोई बाउल नहीं है, वो सिर्फ हमारी आंखें इस प्रकार से देखती हैं, है ना। नहीं, मैं एकदम एग्री नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होता है, बट स्टिल यू कैन कंटिन्यू, मैं बाद में उसके ऊपर आऊंगा। हाँ। हाँ, तो उसमें क्या होता है, जैसे जब हम सनराइज देखते हैं जी। तो हमारे पर्सपेक्टिव में जब सनराइज हो रहा है और उसमें से सनरेज ऐसा डाइवर्जेंट कॉर्पेस्कुलर रेज निकल रही हैं, हाँ इसमें से वो तो कई बार ऑब्जर्व कर पाते हैं हम। हाँ। लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशंस हमें एंटी कर्पेस्कुलर सनरेज भी ऑब्जर्व होती हैं। वो होती क्या है? हाँ, उसमें क्या होता है कि जब हम जैसे सनराइज हम जैसे हम ईस्ट में हमने सनराइज हो रहा है, ईस्ट में हम देख रहे हैं, ठीक है। ठीक है। तो होगा क्या कि सनराइज हम देख रहे हैं, उसमें से हम रेज को, डाइवर्जेंट रेज को निकलते हुए देख रहे हैं। ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल होती है उसको दिखने के लिए, तो होता हमारे 180 डिग्री पीछे अपोजिट डायरेक्शन में हाँ। हमें सनरेज दिख रही होती हैं। वही सनरेज ऐसे डाइवर्ट करके जा रही थी ऊपर, वो आगे जाके बिल्कुल 180 डिग्री अपोजिट में कन्वर्ट कर जाती हैं हमारे पीछे ही। हमारे पीछे 180 ठीक है। डिग्री अपोजिट। ठीक ठीक है, है। उन रेस को हम बोलते हैं एंटी कर्पेस्कुलर रेस। ये कैसे होती है? हाँ, ये कैसे होती है, मतलब देखो अभी मैं ये नहीं बता रहा कि कोई भी कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा कि ये फिनोमेना का रीजन क्या है, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि क्या होता है। नहीं, लेकिन वही है ना कि वेन एवर वी आर क्लेमिंग अ नॉलेज, तो हम लोगों को स्टैब्लिश करना पड़ेगा किस बेसिस पे हम लोग बोल रहे हैं। तो आपने बोला ये ऐसे जाके ऐसे हो जा रहा है, तो क्या रीजन है मतलब जो कि कॉज कर रहा है ये? हाँ, मतलब ऐसा ऑब्जर्व, मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ एंटी करपेस्कुलर रेज, ये एक फिनोमेना है। और ये आप सर्च कर सकते हैं इसके बारे में कि ऐसा ये फिनोमेना होता है, एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। मतलब मैंने किया, क्योंकि ये जो फ्लैट अर्थर्स होते हैं, इस जब ये बात स्टार वाली बात आई थी तो उसको सपोर्ट करने के लिए डॉम वाली चीज बोली थी, जो कि गलत है, बहुत बार डिबंक हो चुकी है ये चीज, बट स्टिल मैं सुनना चाह रहा हूँ आपके साइड से भी ये सारी चीजें, और ये स्टार तक कैसे आ रहा है मुझे वो भी जानना है इसलिए। हाँ हाँ, तो मतलब ये है कि ये फिनोमेना एग्जिस्ट करता है और लोग इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, उन्हें पता लग जाएगा। ये मैं ऐसा नहीं कि मन से बना के कुछ बोल रहा हूँ। मतलब करपेस्कुलर सनरेज और फिर वो एंटी करपेस्कुलर सनरेज, ये मतलब बाकायदा एमेच्योर लोगों ने कैमरा लेके इसे ऑब्जर्व करा है। अंडर सर्टेन कंडीशन हम भी अगर निकलेंगे तो हो सकता है कंडीशन अच्छी हो तो हम भी कभी ऑब्जर्व ऐसे कर पाए एंटी करपेस्कुलर सनरेज, अच्छा, है ये ना। जो आप बोल रहे हैं ना, तो ये आप लाइट के जिस बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं ना, इससे हमारी बहुत सारी थ्योरीज पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैं अभी तो उसके बारे में बात नहीं करूंगा, बट इस नेचर की वजह से कैसे मुझे सदर्न साइड में जाते हुए ही, जो अभी तक मुझे आई गेस क्लॉक वाइज दिखता है, मुझे एंटी क्लॉक वाइज दिखता है नदर्न हेमिस्फीयर में, तो सदर्न हेमिस्फीयर क्लॉक वाइज या फिर वाइस वर्सा, ऐसा ही कुछ है। तो हाँ वो कैसे जस्टिफाई हो रहा है? हाँ, तो ये मैं सनलाइट का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये आपको, ये सिमिलर पर्सपेक्टिव है जब हम स्काई में देखते हैं। क्योंकि अगर मैं किसी छोटी चीज की बात करूंगा, क्लॉक की, कि क्लॉक ये ले लो, फिर आप दूसरी डायरेक्शन में देखोगे अपोजिट दिख रहा है, तो सेंस नहीं बनाता। क्योंकि अच्छा। आप एग्जांपल किसी चीज का दे रहे हो और बात किसी और चीज की हो रही है, स्केल ही मैच नहीं कर रहा। तो ये एग्जांपल मैं आपको इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये स्केल मैच हो रहा है लगभग। क्योंकि सन का एक मतलब एक काफी पूरा पर्सपेक्टिव से, यहाँ से हमारा जितना भी विजन की लिमिटेशन है वहां से हम देख रहे हैं, फिर उसके 180 डिग्री अपोजिट एंटी करपेस्कुलर सनरेज देख रहे हैं। और जो स्टार्स का जो रहता है वो एक लार्जर स्केल है, और ये भी एक लार्जर स्केल है। तो ठीक है। इसलिए इसलिए मैं आपको ये वाला एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए। हम्म। तो उसमें क्या हो रहा है कि अगर हम जैसे ईस्ट की डायरेक्शन में हम देख रहे हैं, सनराइज हो रहा है, उसमें से हमें डाइवर्जेंट सनरेज निकलती हुई दिख रही है, और बैक में हमें एंटी एंटी कॉर्पेस्कुलर सनरेज डाइवर्जेंट हॉराइजन में मिलती हुई दिख रही हैं। तो इससे आप देखिए कि जैसे इमेजिन करिए कि इसमें से सनरेज हैं और ऐसा रेज हैं, हमने ऐसा उसे ड्रॉ कर लिया ऐसे करके सनरेज को। ठीक है। ठीक है, ऐसा लाइंस के रूप में इमेजिन कर लिया, ऐसा चलिए, लाइंस ठीक है। ठीक है। ऐसा लाइंस ऐसा लाइंस आ रही हैं और ठीक है। ऐसा करके डाइवर्ट हो रही हैं दूसरी डायरेक्शन में। ठीक है। तो अब अगर आप वो उसको अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे क्लॉकवाइज उसे रोटेट करा दीजिए उस लाइंस को,
वो जो लाइंस हैं वो ऐसा जो पूरा बना, ऐसे आप इमेजिन करिए इसको, ऐसा क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है वो। ठीक है। ठीक है, ऐसा इमेजिन करिए। ठीक है। तो अब मैं अगर इसे इधर देखूंगा तो वो एक पर्टिकुलर क्लॉकवाइज दिखेगी, लेकिन वो है तो एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। लेकिन अगर मैं उसे दूसरी डायरेक्शन में देखूंगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी, जबकि उसका अच्छा, समझ गया वो समझ गया। डायरेक्शन बदला नहीं। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया। वो हाँ आप वही वाला इफेक्ट कर रहे हैं कि जो मैं जब हाथ मिलाता हूँ तो मैं अपना राइट हैंड मिला रहा होता हूँ और सामने वाला भी राइट हैंड मिला रहा होता है, लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव में मुझे, अगर मैं देखूँ तो मेरे लेफ्ट हैंड के बराबर हो रहता है। वही चीज आप कह रहे हैं ना कि मेरा हाँ ओरिएंटेशन चेंज करते ही वो चीज हो गई। हाँ। हाँ, वो गलत है। वो गलत इसलिए है इस केस में क्योंकि हम्म, यहां पर सिर्फ डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, यहां पर पूरा का पूरा स्टार से चेंज हो जा रहा है। आप अभी तक हम्म, हम लोगों ने पोलारिस को सेंटर पे रखा था। आप हम्म, सदर्न हेमिस्फेयर पे जाइए, अर्थ के नहीं मिलेगा आपको। स्टार्स का ठीक है। मैप ही चेंज हो चुका है। यदि धरती फ्लैट है तो सेम स्टार का मैप होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ, तो होता क्या है कि जैसे हमारी जो आईज है वो, हम मतलब हमारी आंखें इनफाइनाइट तक नहीं देख सकती हैं, हाँ। है ना। मतलब उन, वो क्या है कि अब जैसा होगा क्या, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। हम्म। जैसे कोई चीज है जो बहुत ज्यादा दूर है, जैसे चीजें हैं जो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल इमेजिन करें कि एक सिटी है, हम बाहर से मतलब सिटी के बीच में खड़े हुए हैं और बिल्डिंग्स है हमारे आगे बहुत सारी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हमारे सबसे पास वाली जो बिल्डिंग होगी बहुत बड़ी दिखेगी, जी। उसके आगे वाली थोड़ी छोटी दिखेगी, उससे आगे वाली और छोटी और छोटी और छोटी और छोटी। एक डिस्टेंस पर जाकर जो बिल्डिंग होगी वो हमें ऐसा लगेगा इतनी छोटी हो चुकी होगी कि वो ऐसा लगेगा मर्ज हो रही है होराइजन ठीक। में। ठीक है। और फिर उससे आगे जितनी बिल्डिंग होंगी वो गायब हो चुकी होंगी, क्योंकि वहीं तक वो जो वाली बिल्डिंग थी वही होराइजन में मर्ज हो चुकी थी, तो उसके आगे का हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा ड्यू टू पर्सपेक्टिव। तो इसलिए नहीं जो नहीं नहीं, टाइम, हाँ। ये ऐसा काम नहीं करेगा। लाइट किस तरीके से बैंड करती है, आप ये कह रहे हैं कि ये लाइट जो है कि यहां से छोटा होता जा रहा है, यहां से। देखिए, जो आप पर्सपेक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, देख, पर्सपेक्टिव इफेक्ट लाइट की हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो लिटरली मैं सच बता रहा हूँ, बहुत ही वेल स्टडीड चीज है। ऑप्टिक्स में बहुत अच्छे से इस चीज को स्टडी किया हुआ है। तो आप ये जो कह रहे हैं ना कि ये जो छोटी, हम लोग चीजों को दूर करते जाएंगे तो छोटी होती जाएगी, छोटी करती जाएगी, ये सिमेट्रिक वे में होगी। ये ऐसे नहीं होगी कि ऊपर से हो रहा है, और ये कोई डॉम टाइप की चीज में नहीं होगी। एंड डॉम चीज के में भी होगी तो चलिए उसमें भी एक सिमेट्री ले आते हैं। आपने बोला कि यहां से सन राइज कर रहा है, आपने कॉर्पेस्कुलर रेस की बात की है, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि यहां पर ऐसे जाते हुए फिर ये हो जाना चाहिए। दिस रिक्वायर्स ए सिमेट्री। सुनिएगा, ठीक है। ये फ्लैट अर्थ है, यहां पर मेरा सन है, ठीक है। अगर यहां पर मेरा सन है और यहां पर मैं सिमेट्री को मेंटेन रख रहा हूं, तो क्या होगा? एग्जैक्टली इसके अपोजिट वाला पॉइंट है, यहां से डाइवर्ज कर रहा है और एग्जैक्टली उसके अपोजिट पॉइंट में जाके कन्वर्ज करना चाहिए। तो पहले तो हमारा फील्ड ऑफ विजन इतना नहीं है गिवन। अगर अगर हम लोग फ्लैट अर्थ का मॉडल लेते हैं तो कितने कॉन्टिनेंट क्रॉस हो जाएंगे, अलग कंट्री आ जाएगी। दूसरी चीज, वहां तो कायदे से फिर नाइट का टाइम चलना चाहिए अपोजिट साइड में। अगर नाइट का टाइम उधर चल रहा है तो फिर वहां पर तो ये तो लाइट वहां पर जाके कन्वर्ज हो रही है, जो भी डाइवर्ज हुई, जो आपने भी डिटेल में बताया, क्योंकि ये चीज तो सिमेट्री फॉलो करेगी। तो वहां पर जाके जब ये कन्वर्ज हो रहा है तो वहां तो लाइट दिखनी चाहिए। लेकिन फिर यही केस है तो फिर पूरे धरती पे कभी रात होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि सन जिधर भी रहेगा वहां पर लाइट रहेगी, लाइट रहेगी, लाइट रहेगी। उस सिमेट्री के बेसिस में तो रात क्यों हो रही है फिर? हाँ, अब जैसे अगर हम अगले पॉइंट पर जंप करना चाहें, अगर मैं एक चीज और बताऊंगा इससे रिलेटेड स्टार से, चलिए जैसे ठीक। जो पहला पॉइंट था कि क्या कहते हैं हमें स्टार सदन में क्यों नहीं दिखते हैं, नए स्टार्स को दिखते हैं, नए नए स्टार्स कॉन्स्टलेशन को को, थे, हाँ। है ना। हम्म, उसका रीजन ये है, मैं डायरेक्टली बताता हूँ बिना किसी एग्जांपल लिए, हाँ। कि जैसे स्टार्स हैं, ठीक है, स्काई में। अब जो साउथ वाले स्टार हैं, यानी कि हम फ्लैट अर्थ पर हैं तो वो थोड़ा दूर है हमसे। ठीक अगर हम है। नॉर्दर्न पार्ट में खड़े हैं तो साउथ वाले स्टार हमसे दूर हैं। हाँ तो जैसे जैसे जो स्टार हमारे जो ओवरहेड है, वो हाँ। ओवरहेड हो गया, उससे हल्का सा जो दूर है वो हमें हल्का सा इस पर्सपेक्टिव की वजह से स्काई में डाउन दिखेगा। जो उससे और ज्यादा दूर है वो हल्का सा और डाउन दिखेगा। जो और ज्यादा दूर है वो एक लिमिट आएगी जो हमें ऐसा लगेगा कुछ स्टार है जो हॉराइजन में मर्ज हो रहे हैं। फिर उसके आगे के जो स्टार्स हैं वो हमें दिखाई दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि उससे पहले ही स्काई ठीक हॉराइजन है। में मिक्स हो चुकी है।
दिस इज द रीजन कि डिफरेंट स्टार्स दिखते हैं। नहीं, लेकिन आपने ये जो रीजनिंग दी है इसके बेसिस पे क्या होगा कि वही सेम सेट ऑफ स्टार्स जो थे अब वो थोड़े नीचे हो गए। दूसरी चीज, अगर आपके मॉडल में जो पोलारिस है वो ऑलमोस्ट एट द सेंटर है, एकदम नहीं क्योंकि वो भी थोड़ा सा उसमें वो आता है, लाइक ट्रेलिंग आती है, तो वो ऑलमोस्ट एट द सेंटर है और उसी के आसपास सब रोटेट कर रहे हैं, तो आपने जो बताया ना उससे कुछ नहीं होगा, ये जो पूरा मॉडल है ना ये थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो गया है। तो अब एग्जैक्ट सेम ट्रेलिंग हम लोग थोड़ा नीचे देख पाएंगे, लेकिन सेम सेट, ठीक है कुछ स्टार छुप गए, हॉराइजन आया, हॉराइजन की वजह से कुछ स्टार छिप गए, ठीक है, लेकिन वो जो पर्टिकुलर कुछ कॉन्स्टलेशन जो ऊपर है वो तो एग्जैक्ट वैसा ही का वैसा ही दिखेगा। अगर मैं अर्सा मेजर देख पा रहा हूँ, अर्सा माइनर देख पा रहा हूँ, अगर मैं हाइड्रा देख पा रहा हूँ या कोई भी कॉन्स्टलेशन देख पा रहा हूँ, तो कॉन्स्टलेशन की पोजीशन बस थोड़ी सी चेंज हुई है, लेकिन वो कॉन्स्टलेशन तो वैसे ही दिखने चाहिए। लेकिन हम लोग ऑब्जर्वेशन में ये देखते हैं कि सदर्न हेमिस्फीयर में जाने के बाद कॉन्स्टलेशन ही अलग हो गए हैं। मतलब चलिए, आपने फिर भी वो रोटेट वाला, मुझे रोटेट वाला भी मैकेनिज्म समझ में नहीं आया कि हम लोग क्यों मान रहे हैं कि सन रोटेट करेगा, और रोटेट करेगा तो उससे स्टार के रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगी, कि स्टार तो फिर अपने अलग एंटिटी हो गई। चलिए वो अलग चीज है, ठीक है, इस चीज को भी हम लोग साइड में रख देते हैं। मैं मेन ये चीज बात करना चाह रहा हूँ कि ग्रेविटी के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मुझे पता है कि फ्लैट अर्थ में ग्रेविटी को लेके बहुत ही इंटरेस्टिंग अप्रोच है, राइट? तो ये बताइए कि ग्रेविटी के बारे में, जैसे हम लोग तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करते हैं, न्यूटन का F = gm1m2/r², तो आप लोग ग्रेविटी को किस तरीके से देखते हैं? तो अब ऐसा है कि मैं हमेशा ये बात कर रहा हूं कि हम जमीन पर खड़े हुए हैं, हम्म। हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं वहां से हमें स्टार्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात बोली। है ना? हम्म। तो अब हम जमीन पर खड़े हुए हैं, हम देख रहे हैं कि चीजों को ऊपर फेंका, तो हम्म। जो डेंस वस्तु है, एयर से जो ज्यादा डेंस है वो नीचे गिर रही है, कम डेंस ठीक है है। तो ऊपर चली जा रही ठीक है है। ना? तो अब हुआ क्या है कि फ्लैट ये, मतलब हम लॉ को अगर मैं रिफ्रेश करूं, हाँ। अगर मैं इस ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व इस सॉरी इस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे मैं एक लॉ दे रहा हूं फॉर एग्जांपल, हाँ। और न्यूटन ने उसको कैसे एक्सप्लेन करा, हम दोनों को बात करते हैं। ठीक है बिल्कुल। तो अब मैं ये बोल रहा हूं कि भैया, मैं एक लॉ दे रहा हूं कि जो वस्तु है, जो ज्यादा डेंस वस्तु है, अगर कोई वस्तु है वो सराउंडिंग मीडियम से ज्यादा डेंस है तो वो सिंक करेगी मीडियम में, कम डेंस है तो राइज करेगी। ठीक है? ठीक है। अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। ठीक है? ठीक है। फ्लैट ठीक है अर्थ पर हम बिल्कुल। वही ऑब्जर्व कर रहे हैं, पूरी फ्लैट है अर्थ, कहीं से भी आप इस पॉइंट पर खड़े हैं, फ्लैट अर्थ के इस पॉइंट पर खड़े हैं, ज्यादा डेंस वस्तु फेंकोगे ऊपर तो नीचे गिरेगी, सिंक कर जाएगी। ऐसा करोगे तो ऊपर चली जाएगी, कम डेंस होगी एयर से तो ऊपर चली जाएगी। सिमिलरली वाटर के लिए भी कुछ अलग नहीं है, वाटर में आप वाटर से ज्यादा डेंस लोगे तो वाटर में सिंक कर जाएगा, वाटर से कम डेंस लोगे तो ऊपर चला जाएगा इस डायरेक्शन में। न्यूटन ने क्या बोल दिया कि नहीं, ये सेंटर की तरफ आ रहा है। हम ये बोल रहे हैं कि नॉर्मली बस वो नीचे जा रहा है, या मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में उसका मूवमेंट है, अकॉर्डिंग टू कि उसका सराउंडिंग मीडियम से ज्यादा डेंस है कम डेंस है। तो ये मुझे लगता है ज्यादा सेंस बना रहा है, जबकि वो राउंड वाला पहले आपको सिद्ध करना पड़े, ऐसा कर भी, फिर बोला जाएगा कि दो बॉडीज अट्रैक्ट कर रही हैं नहीं कर रही हैं, क्योंकि इसका कुछ मुझे तो प्रमाण मिला नहीं कि दो बॉडीज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग आइडिया था। अब मतलब बॉयंसी हम लोग नॉर्मल सरफेस पे ले आए, मतलब ऑब्वियसली इट एग्जिस्ट देयर, लेकिन वो क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग के लिए इतना लाइट होता है कि हम लोग उस केस को एकदम अवॉइड कर देते हैं। तो ये बॉयंसी जो आप कह रहे हैं ये एटमॉस्फेयर के प्रेशर की वजह से है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक डेंसिटी यहाँ पर जो है ये ज्यादा है, फिर धीरे धीरे कम होती जाएगी, जिसकी वजह से गुरुत्वाकर्षण है। मतलब एक बार थोड़ा सा एलाबोरेट करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा है मुझे। मतलब मैं कह रहा हूँ कि हमें अभी गुरुत्वाकर्षण को कुछ चीज हमें एक्सप्लेन करनी है, इसलिए हम ग्रेविटी को ला रहे हैं ना। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि हम ग्रेविटी को, हमें जरूरत नहीं है, हम ऐसा बोल रहे हैं कि चीजें ऊपर क्यों जा रही हैं नीचे क्यों आ रही हैं, जो वर्टिकल डायरेक्शन में जा रही हैं, हमारा ऑब्जर्वेशन ये है कि जो अर्थ फ्लैट है ऐसा करके, और उस फ्लैट अर्थ पर आप कहीं भी खड़े हुए हो, तो अकॉर्डिंग टू कि वस्तु डेंस कम है, सराउंडिंग मीडियम से ज्यादा डेंस है, उसका वर्टिकल वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। कम डेंस है सराउंडिंग मीडियम से तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ज्यादा डेंस है तो डाउनवर्ड जाएगी, सिंक करेगी उसमें। है तो ना? आपके ये हिसाब हमारा से, observation है। आपके हिसाब से जो चीज यहां से कम टेंस है वो ऊपर जाएगी, तो हमारे केस में वो हमको एक एंटी ग्रेविटी जैसा फील होगा। एंटी ग्रेविटी मतलब कि या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन ऐसे हो गया है, क्योंकि ये चीज ऊपर जा रही है। तो आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं कोई? हाँ, मतलब कि मैं आपको सिंपल ये कह रहा हूं कि जैसे डेंसिटी हमने बोला, जिसे घनत्व बोलते हैं,
तो ये तो आसानी से मतलब समझ में आता है, इसमें कुछ ऐसा, ये मैं ये नहीं बोलूंगा ये फेक चीज है। ये समझ में आता है कि हाँ, जब वॉल्यूम है उसमें ज्यादा मास है तो हाँ ज्यादा डेंस है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कम मास है तो कम डेंस है, ये चीज सेंस बनाती है। तो हम ये बोल रहे हैं मतलब ऐसा डेंसिटी को डिफाइन आसानी से किया जा सकता है ना, इसमें कोई वो नहीं है रॉकेट हाँ, साइंस जो लेकिन गलत। लेकिन यहाँ पर फिजिक्स में बॉयंसी जो रहती है, वो बॉयंसी इज नॉट एग्जैक्टली दीज काइंड्स ऑफ वेक्टर फोर्सेस जो हम लोग यहाँ फिजिक्स में डिस्कस करते हैं। फिजिक्स में हम लोग जिन वेक्टर फोर्सेस की बात करते हैं, हम लोग बॉयंसी को उसके एनालॉजी के हिसाब से नहीं ले सकते। दूसरी चीज, आप ये कह रहे हैं बार बार कि राउंड अर्थ, राउंड अर्थ, राउंड अर्थ के बारे में हम लोगों को न्यूटोनियन ग्रेविटी के बारे में डिस्कस करने की बहुत जरूरत नहीं है। चलिए, न्यूटन ने देखा चीजें क्या बोलते गिरती हैं, उन्होंने अट्रैक्शन फोर्स मानी, उसके लिए उन्होंने एक फ्रेमवर्क दिया जिसमें सबसे फेमस है F = G m1 m2/r² माना जाता है। फिर न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, वो F = d लाइक चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, dp/dt होता है, बट गिवन की मास कांस्टेंट हो तो वो F = ma बन जाएगा। तो ma = G m1 m2/r² करें। अब हम लोग यहाँ अगर यही अज्यूम कर ले कि जो इनर्शियल मास है वो ग्रेविटेशनल मास के बराबर है, ये बोलना जरूरी है क्योंकि जनरल रिलेटिविटी में जाके ये चीजें थोड़ी हो जाती है, बट इस केस में हम लोग इनर्शियल मास ग्रेविटेशनल मास के बराबर ले लेते हैं, तो एक एम कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर क्या चीज हुई, यहां पर हम लोगों ने क्या बोलते हैं, एक एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन की हम लोगों को एक वैल्यू मिल गई। अब अर्थ का जो हम लोगों को आइडिया है, जो हम लोगों को रेडियस पता है, जो 6300 किलोमीटर अराउंड अप्रोक्सीमेटली इतना है, जो हम लोगों ने उसका अर्थ का मास माना हुआ, उसकी मदद से हम लोग को एक एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी, स्मॉल जी की वैल्यू आएगी, जिसको हम लोग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से लेते हैं। अब मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूँ, ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जो वैल्यू है, इसको मैं बार बार वेरीफाई कर सकता हूं, मतलब काउंटलेस टाइम में वेरीफाई कर सकता हूं। x = ut + ½ at² न्यूटन का ये एक है, उसकी मदद से मैं आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन की वजह से मैं मैक्सिमम हाइट, टाइम, रेंज, ये सब कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो ये मेरी रिलायबिलिटी बढ़ा दे रहा है न्यूटन के उस चीज के ऊपर। हाँ तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि चीजें हमारे पर्सपेक्टिव के हिसाब से, फ्लैट अर्थर्स के पर्सपेक्टिव के हिसाब से साइंस ने ऑब्जर्वेशंस को उनके नैरेटिव के हिसाब से फिट करने के लिए हाईजैक कर लिया है। अरे नहीं, कैसे? हाईजैक की बात ही नहीं है ना यहाँ तो। देखिए, आप एविडेंस पे मानते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके हम लोग उस इक्वेशन को प्रूव कर रहे हैं। आप क्या इक्वेशन यूज कर रहे हैं ये बताइए, जो ये बॉयंसी वाला आप जो ला रहे हैं, इसमें आप एग्जैक्टली क्या इक्वेशन, आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्या आप प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जैक्टली वैसे कर सकते हैं? अगर हाँ, तो उसका मैथमेटिकल फ्रेमवर्क बताएंगे आप? तो जैसे बॉयंसी टर्म मैंने यूज किया नहीं था, मैंने डेंसिटी हाँ, बोला था, जो भी है ना? डेंसिटी का, हाँ ठीक है। मैंने डेंसिटी बोला था, बॉयंसी मैंने यूज ही नहीं किया था जब जी तक। ठीक है, जो भी तो फोर्स हो। हाँ, मतलब जैसे आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करी, जी। वो हमारे हिसाब से दैट शुड बी नेम्ड एज डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, नॉट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो एक ऑब्जर्वेशन है कि कितना उसे डाउनवर्ड एक्सेलरेशन उसका नाम होना चाहिए, ना कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे हिसाब चलिए से। चलिए ठीक है। अब तो उससे मतलब उससे अर्थ का वो एक डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, वो फ्लैट अर्थ पर भी मतलब अर्थ फ्लैट है, और हमने बस वो ऑब्जर्व करा है कि कितना उसका एक्सेलरेशन होता है, वस्तु को फेंकते हैं तो वो तो फ्लैट अर्थ पर भी हो रहा है डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। तो उसमें अर्थ का कर्वेचर उसमें कहाँ अकाउंट आ रहा है उस चीज के लिए? नहीं, मैं सिंपल से ये चीज पूछ रहा हूँ कि मैंने पर्टिकुलर बहुत सारे, आप एविडेंस की बात कर रहे हैं, आप एक्सपेरिमेंट एविडेंस पे बिलीव करते हैं, मैं एक सिंपल सी चीज पूछ रहा हूँ, उसके ऊपर भी हम डिस्कस कर सकते हैं, बट वो पॉइंटलेस होगा क्योंकि हम लोग, अगर मेरा जो मॉडल है, मेरा मॉडल अगर एक्सपेरिमेंट्स को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है, उसके अलावा मिलियंस ऑफ एक्सपेरिमेंट, मिलियंस ऑफ ऑब्जर्वेशन में, उसकी बात ही नहीं कर रहा, क्यों इतने से स्मॉल सबसेट की बात कर रहा हूं, अगर ये एविडेंस दे रहा है, तो आपका ऐसा क्या प्रिडिक्शन कर सकता है जो इस एविडेंस से मैच करेगा? वो मैथमेटिकल फ्रेमवर्क क्या है, मुझे वो जानना है। हाँ, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कोई भी हमें प्रैक्टिकल लाइफ में अगर कुछ करना है, प्रैक्टिकल लाइफ में हम जो भी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, हम्म। चाहे तो हम सेलिंग कर रहे हैं ओशियंस के ऊपर, चाहे हम एरोप्लेन उड़ा रहे हैं, हम जो भी प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, उन सभी के अंदर हम फ्लैट अर्थ का यूज करते हैं। जीपीएस का एग्जांपल बताइए। हाँ, अब जैसे जीपीएस में तो हाँ, जीपीएस जैसे उसकी फुल फॉर्म लोग बोलते हैं कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, लेकिन हम उसे बोलते हैं ग्राउंड पोजिशनिंग सिस्टम। वो काम हम्म। कैसे करता है? बताइए। ट्रायंगुलेशन मेथड के हिसाब से काम करता है वो। अच्छा, क्या होता ट्रायंगुलेशन है? मेथड क्या होता है? एक ग्राउंड पे टावर है, टावर वन, फॉर एग्जाम्पल, वो एक लोकेशन पे टावर है ग्राउंड पे, हम्म। ठीक है, वो वेव्स को फेंकता है, ठीक है। ठीक है। लेकिन अब उसके उसके रेडियस में जो भी आएगा,
वो डिटेक्ट कर लेगा कि उसके रेडियस में कोई है, कनेक्शन है। ठीक लेकिन है। वो किस डायरेक्शन में, वो नहीं पता कर पाएगा, ठीक है। उसके लिए फिर दूसरा टावर का यूज होगा। दूसरा टावर होगा, तो पहले टावर और दूसरे टावर का जो ओवरलैप एरिया होगा, जैसे हम वो सेट बनाते थे ना मैथमेटिक्स में, ऐसा ए सेट फिर बी सेट, उनका जो ओवरलैप, फिर उन दो टावर से पता लग जाएगा कि ओवरलैपिंग एरिया में है। चल ठीक है। इसी पे ही आ जाता हूँ। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्शन कॉन्सेप्ट आ रहा है, उसके ऊपर उस पर बात करते हैं। अभी आप टावर की बात कर रहे हैं, तो जैसे ये टावर है, तो पहले तो वो ऐसे नीचे नहीं फेंकेगा। आप उसको स्फेरिकल की तरह वो डाइवर्ज करेगा, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला सन जैसे डाइवर्ज करेगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो रहेगी वो डाइवर्ज करेगा। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर धरती फ्लैट है, ठीक है, तो मुझे इतने सारे टावर्स की जरूरत क्यों पड़ती है? हम लोगों को अलग अलग जगह पे जाके इतने टावर्स क्यों बनाने पड़ते हैं, मतलब कि, और वो भी बड़े बड़े टावर्स क्यों बनाने पड़ते हैं? अगर धरती फ्लैट है, एक नॉर्मल से हाइट पे मैंने रखा, ठीक है, चलिए मैं ये एक बार के लिए मान लेता हूँ कि थोड़ा बिल्डिंग वगैरह आ जाते हैं सामने, ही आ जाते हैं, तो किसी ठीक है बिल्डिंग के ऊपर रख के, लेकिन कुछ पर्टिकुलर थोड़े अच्छे डिस्टेंस पे रख के, कुछ पर्टिकुलर टावर से तो काम हो जाना चाहिए। वो टावर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गई, वो टावर से उन्होंने कैच कर लिया, दूसरे टावर पे फीडबैक लूप मिल गया, उसी प्रॉक्सिमिटी के अंदर सब आ जाएंगे, क्योंकि फ्लैट है ना अर्थ, तो सब जगह फैल जाएगा। तो हम लोगों को इतने बड़े बड़े और इतने सारे टावर बनाने की क्यों जरूरत पड़ रही है? तो ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन दो क्वेश्चन को आंसर करेगा। हाँ बताइए। एक तो ये जो आपने पूछा कि एक टावर इतने सारे, और दूसरा जो एक पहला सवाल उठा था कि फ्लैट अर्थ पे सन एक बार में दिन क्यों नहीं हो जाता। हम्म। तो इसमें हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज है, चाहे सन है, कोई हम्म। टावर है, कोई तीसरी चीज है, सबकी एक पावर होती है, सबकी एक लिमिटेशन होती है। मतलब उसकी एक, जैसे सनलाइट होती, सन होता है, तो वो उसकी उसमें से उसकी एक पावर है जिसमें वो सनलाइट लाइट उसमें से निकलती है, और फिर वो एक डिस्टेंस पर जाकर जैसे कम होती जाती है, कम होती जाती है, जब वो हम्म। इंटेंसिटी कम होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, और एक टाइम बाद ऐसा आ जाता है इंटेंसिटी जीरो हो जाती है। उसके आगे जीरो सनलाइट तो नहीं एकदम 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 नहीं होती है थियरेटिकली, लेकिन ठीक है। हम्म। उसके आगे मतलब सनलाइट नहीं दिखती है। और ये मतलब हम जैसा हमसे दूर जाता है तो हाँ, थोड़ा लेकिन कम। यहाँ पर हम लोग टावर में सनलाइट की बात नहीं कर रहे हैं ना, हम लोग तो हाँ, अभी मैं उसको ही बता रहा हूँ। हाँ। हाँ। तो जैसे सनलाइट का हो गया, तो हम्म। उसकी भी एक इंटेंसिटी है, तो वो भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही कर सकता है। तो जहां वो सन होगा, उसके उतना उतने एरिया में दिन होगा। उससे आगे नहीं फेंक पा रहा, तो वहां पे रात होगी। अब बात करें इसकी, तो ये भी एक डिवाइस है, इसकी एक पर्टिकुलर पावर है। एक डिस्टेंस तक ये फ्रिक्वेंसी को फेंक सकता है, उसके आगे वो इंटेंसिटी कम होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। तो हर चीज की पावर होती है, उसके जितना उसकी रेंज होती है वहां तक वो चीजें कवर करता है। सिंपल सी बात है। बहुत बढ़िया बात बोली, लेकिन आपको पता है ये जो टावर है, ये कौन से रेंज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्रो करता है? रेंज तो मुझे नहीं पता, रेडियो वेव्स का यूज होता है, और इसमें इसकी जो भी रेंज होती होगी। ठीक है। रेडियो वेव की खासियत क्या होती है? रेडियो वेव की मतलब ये है कि वो ज्यादा दूरी तक बड़ी उसकी वेवलेंथ होती है। रेडियो वेव की वेवलेंथ बड़ी होती है, ऐसा बताया गया था, है ना, ऐसा मैं पढ़ाया गया था। ठीक है। अगर आप पूछना चाहते हैं तो। नहीं, मेरा बोलने का पॉइंट ये है कि ये जो आपने जो बोला ना कि वो ओवरऑल जो उसका जो इफेक्ट रहता है, फेड फेड आउट फेड आउट फेड आउट होता जाता है। रेडियो वेव जो रहती है, स्पेशली रेडियो वेव इसलिए दी जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कैप्चर किया जा सके। इश्यू ये रहता है कि यदि यहाँ पर एक टावर है, तो यहां पर अर्थ का कर्वेचर बीच में आ जाएगा, जिसकी वजह से λ/4 जो उसकी वेवलेंथ रहती है, λ/4 के हिसाब से हम लोग एंटीनास की डिस्टेंस डिजाइन करते हैं। अब आप एक बार के लिए ये चीज डिनाई कर सकते हैं, लेकिन जो साइंटिस्ट जो इंजीनियर्स इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, जो टावर पे काम कर रहे हैं, दे नो दिस फॉर फैक्ट, जिनकी वजह से हम लोग इंटरनेट का यूज करके आपस में डिस्कस कर पा रहे हैं, जिनके टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग जीपीएस की मदद से इधर उधर जा पा रहे हैं। तो आपके या मेरे डिस्कस करने से नहीं होगा, ये सबसे ज्यादा उनको पता है हु आर एक्चुअली वर्किंग देयर। एंड द पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग देयर, आपको इंटरनेट पे वीडियोस में या फिर अलग अलग जगह पे इंटरव्यू करेंगे, दे विल से कि ये पूरा राउंड मॉडल ऑफ अर्थ के ऊपर ही काम करता है। चलिए मैं एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं, आप लोग ऑब्वियसली सैटेलाइट के ऊपर बिलीव नहीं करते होंगे। नहीं। ठीक है, बिल्कुल सैटेलाइट तो ये जो नासा, इसरो, ये और जो राकेश शर्मा गए थे सारे जहां से, अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो उन्होंने बोला था, ये सब फेक है। कल्पना चावला की डेथ भी फेक होगी फिर तो। अब डेथ फेक है, अंडरग्राउंड है, क्या हुआ, जिंदा है, वो हम नहीं कह सकते। बाप रे लेकिन स्पेस में हम नहीं जा सकते, फॉर हम ये कह सकते हैं। मैं अब पहले ही स्पेस। बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि इस लेवल की कॉन्स्पिरेसी पे आप बिलीव कर रहे हैं। चलिए वो तो साइड रखते हैं, लेकिन व्हाट इफ आई टेल यू कि मैंने अपनी आंखों से सैटेलाइट्स देखे, तो वो कैसे थे हाँ। पॉसिबल? मैं लद्दाख में एक हाँ। महीना था।
मैं लद्दाख में 1 महीना था, वहां पर नाइट स्काई बहुत ही क्लियर होता है। ठीक है, आप किसी भी प्लेस में जाएंगे जहां पर नाइट स्काई काफी क्लियर होता है, बहुत क्लियर होता है, ठीक है, वहां पर आप सैटेलाइट्स को मूव करते हुए देख सकते हैं। और वो बहुत स्पीड में मूव करता है, आपको पता है वो प्लैनेट्स नहीं है, क्योंकि पहली चीज वो प्लैनेट की तरह मूव नहीं करेंगे, इतना स्लोली नहीं होगा, उनमें कोई रेट्रोग्रेड मोशन नहीं दिखेगा। वो स्टार्स नहीं है, क्योंकि वो स्टार की तरह एक फिक्स उस सेलेस्टियल स्फीयर की तरह नहीं घूमेंगे। वी नो फॉर श्योर दे आर सैटेलाइट, जिनको हम लोग हमारे अलग अलग जो ट्रैकर आते हैं जिनकी मदद से वो लाइक स्टेलेरियम करके बहुत सारे ऐप आते हैं जिनकी मदद से हम लोग लाइव देख सकते हैं यहाँ से ये पर्टिकुलर टाइप सैटेलाइट जा रहा है। चलिए मान लीजिए ये जो ऐप है ये स्कैम कर रहा है, मान लिया, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर, और मैं अकेला नहीं, मैं जिनको एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेशन करवाता था वो लोग भी देखते थे, बहुत शॉक हो जाते थे कि वो दिखता है ऐसे एकदम स्टार के जैसा ही है, लेकिन बहुत रैपिडली मूव कर रहा होता है। तो क्या चीज़ है फिर ये? मेरे अनुसार माई टेक ऑन दैट इज दिस, कि हमें एक सेलेस्टियल बॉडी मूव करती हुई दिख रही है। हमें बता दिया गया है कि वो सैटेलाइट है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि वो सैटेलाइट है। नहीं नहीं, आई नो फॉर श्योर, बिकॉज इसरो में ही मेरे जो फ्रेंड है मारिया रतलामी, वो वहां पर काम करती है, वो बहुत सारे सैटेलाइट्स भेजे हुए हैं उन्होंने। मेरे और भी दोस्त है जो अभी रिसेंटली इसरो में रिक्रूट हुए हैं, दे टेल मी अबाउट एवरीथिंग। वो पूरा सैटेलाइट दिखाते हैं जो लॉन्च होता है। मेरे दोस्त है जिन लोगों ने लॉन्च एविडेंटली देखा हुआ है, मेरे फ्रेंड्स है जो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप में वर्क कर रहे हैं, जो अलग अलग रीजन में अलग अलग जगह से ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। मैंने टेलीस्कोप की मदद से अपनी आंखों से एंड्रोमेडा गैलेक्सी देखी है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये इतने सारे लोग जो हैं इनके जो एविडेंट है, हम सब एक कॉन्स्पिरेसी के पार्ट है? नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि होता क्या है कि जो, मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव बता रहा जी हूं जी बिल्कुल, हाँ। कि स्काई में बहुत सारी जैसे सेलेस्टियल बॉडीज मूव कर रही हैं। जी ठीक है, मूव कर रही है रैंडमली, जैसे बहुत लोग जैसे टूटता हुआ तारा बोलते हैं आम भाषा में। कभी कुछ बहुत मान ले स्ट्रेंज फिनोमेना भी कई बार ऑब्जर्व होते हैं कि कोई बॉडी थी वो ऐसा में दिखी, कोई अचानक से कम डिस्टेंस पर ही हमें एक संग दिखा, फिर वो एक संग गायब हो गया, है ना, कम दूरी पे। ऐसे बहुत सारी स्ट्रेंज चीजें होती रहती हैं स्काई में जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो। ओके। अब होता क्या है कि लोग लोग ये चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब रीजन खोजने की बात आती है, यहाँ पर रीजन खोजने की बात आती है, तो लोगों की जो जो चीजें उन्हें बता दी गई हैं, अगर कोई किसी को कुछ बता दिया गया है तो वो उससे उसे रिलेट करता है, उस नॉलेज से उसे रिलेट करता है और बोलता है अच्छा ये चलो ये सैटेलाइट है, मुझे बताया गया तो ये सैटेलाइट है। लेकिन चाणक्य उस लेवल पे जाने की जरूरत ही नहीं है। वही सेम चीज टेलीस्कोप जो मैं यूज करता था, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप वहां पर रखा हुआ था, और ये मुझे कॉन्सिडेंटली दिख गया। मैं स्टार की तरफ उसको ले जा रहा था, मैं वहां पर बच्चों को एक्सपेरिमेंट भी कराता था, खाली जगह पे इतने सारे स्टार्स दिखते थे। तो मैं उसको एडजस्ट किया ही था, मैं बस आंख निकालने ही जा रहा था, उसी टाइम वहां पर सैटेलाइट दिखा, और मुझे लिटरली सैटेलाइट शेप दिखा था उसमें, क्योंकि आंखों से वो स्टार दिख रहा है। लेकिन वो जब आप किसी अच्छे टेलीस्कोप से देखेंगे तो वो ब्लरी ब्लरी, लेकिन वो सैटेलाइट फिगर आपको दिख जाएगा, जो क्लियरली आंखों से अब मैं देख पा रहा हूँ। जैसे मैं अभी अपने आसपास के रूम को देख पा रहा हूँ, जैसे मैं आपको देख पा रहा हूँ, उतना एविडेंटली मैंने आंखों से देखा। तो या तो मैं झूठ बोल रहा हूँ अभी? अब ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस की बात आ गई। नहीं, ये पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत लोगों ने शेयर किया, बहुत लोग ये चीज बताएंगे, तो या तो हम सब झूठ बोल रहे हैं। अब बहुत लोग, देखिए मतलब ये, मेरे पहचान में बहुत लोग आ जाएंगे, इनफैक्ट लाइक मेरे ऐसे एस्ट्रोनॉमी में तो मेरे बहुत सर्कल में काफी सारे लोग हैं, और ये लोग डार्क लाइक सेंचुरीज में, डार्क प्लेसेस में जाते रहते हैं। तो ये जो सैटेलाइट्स को हम लोग जो देख रहे हैं ना, ये कोई बहुत रेयर चीज नहीं है। आप भी किसी डार्क सारिस्का, जैसे अगर आपके पास पड़ेगा सारिस्का का जो नाइट स्काई बड़ा अच्छा है, वहां आप जाके देख सकते हैं। आप जैसलमेर जाके देख सकते हैं एकदम डिस्टेंट रीजन में, या फिर कहीं भी आप अगर जाए, उत्तराखंड वगैरह साइड जाए, आपको ये सारी चीजें क्लियरली दिखेंगी। सैटेलाइट मतलब जो भी गया होगा उसको अच्छे से उसने घंटों तक अगर आसमान देखा होगा, जो कि मैंने बहुत देखा है, तो उसमें क्लियरली बहुत सारे सैटेलाइट दिखते हैं। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। तुमने पर्टिकुलरली जिस बात पे कुछ दिख रहा है कि सैटेलाइट जाते हुए दिख रहे हैं, वहां टेलीस्कोप रख दो, और अगर पेशेंस से थोड़ी देर तक उसमें देखते रहो, जब वो सैटेलाइट जाएगा उस सैटेलाइट की इमेज दिख जाएगी। तो या तो मैं जो बोल रहा है ये मैं प्रोपेगेंडा फैला रहा हूँ? मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम हम उसी तरीके से कई बार देखते हैं। ठीक मतलब है। जैसे लोग गोश्त देख लेते हैं, तो ये मतलब अब किसी को कुछ देखना हो तो एक वो देख लेता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चीजें उस चीज पे बात होनी चाहिए जो हम दूसरे को दिखा सकें, हम्म। ना कि जो हमने देखी है।
बात वो होनी चाहिए जो हम दूसरे को दिखा सकें। जो कि दिखाया गया है, बहुत सारे लोग मुझसे एग्री करते हैं। ये ऐसी चीज नहीं है जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो एक सब्जेक्टिव चीज है। इसको हम लोग एक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ कहते हैं, जिसको बहुत लोग कई बार देख के वेरीफाई कर सकते हैं। इट्स एन ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। तो इसका फिर देखिए, एक वीडियो भी होगा कोई यूट्यूब पे। सैटेलाइट्स के तो बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे इसके, तो मतलब बहुत इसकी मतलब ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। आप जो सोच रहे हैं ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और जो एस्ट्रोनॉमी सेशन कराते हैं उनको ये सारी चीजें पता है। ये सैटेलाइट जल्दी जल्दी रैपिडली मूव करते हुए दिखते हैं। इनफैक्ट ये जो वीडियो देख रहे होंगे, आई सपोज बहुत सारे एस्ट्रोनॉमी बैकग्राउंड में होंगे, तो प्लीज कमेंट में बताना अगर तुमने लाइक ऐसे डार्क प्लेसेस में ऐसी जगह देखी होगी। बट एनीवे, चाणक्य मतलब मेरा बोलने का पॉइंट ये है कि अगर हम लोग ये डिस्कस करते रहेंगे ना, तो ये घंटों तक चलता रहेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। मैं बस लास्ट में कुछ पर्टिकुलर चीजें पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ हमारा जो राउंड अर्थ मॉडल है, जिसमें हम लोग बहुत अच्छे से बता पा रहे हैं कि यूनिवर्स किस तरीके से बना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्यों ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बन रहा है, जिसका एक अच्छा पूरा इक्विलिब्रियम आने की वजह से स्टेबल लाइक शेप बनता है, जिसकी वजह से अर्थ जो है राउंड होनी चाहिए। हम लोग आराम से ये जो ट्रेलिंग बताई है, बिना किसी इनकंसिस्टेंसी के ये एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। हम लोग A to Z बिना इनकंसिस्टेंसी के बता पा रहे हैं। और जो वो आई गेस 200 प्रूफ ऑफ फ्लैट अर्थ करके किसी ने निकाला था, उसके हर एक पॉइंट को अलग अलग डायरेक्शन में कई बार लोग आराम से डिबंक कर चुके हैं। लेकिन जो आर्गुमेंट में दिए गए हैं अभी तक एविडेंटली कोई भी साइंटिफिकली एविडेंटली या फिर बहुत ही लॉजिकली किसी का अभी तक आंसर मिला नहीं है। तो मैं बस ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रुथ को जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप कह रहे थे ना कि स्कूल में या फिर कॉलेज में आपको समझ में नहीं आ रहा था, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। डोंट यू थिंक कि रेदर देन बिलीविंग कि नासा वाले झूठ बोल रहे हैं, इसरो वाले झूठ बोल रहे हैं, कल्पना चावला की जो डेथ है वो फेक है, राकेश शर्मा ने जो स्पेस में बोला सारे जहां से अच्छा वो फेक है, और इतने सारे लोग मतलब कि इतने मिलियंस ऑफ पीपल जो जगह जगह से पीएचडी कर रहे हैं या फिर मास्टर्स कर रहे हैं, जो ये सब चीजों को स्टडी कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन में है, वो लोगों ने एक कल्ट बना रखा है कि ये सब हम लोग मिलकर प्रोपेगेंडा में फैले हुए हैं जो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। रेदर देन क्वेश्चनिंग ऑल दिस अथॉरिटी, डोंट यू थिंक इट्स बेटर टू क्वेश्चन दोज पीपल जो फ्लैट अर्थ का मॉडल ला रहे हैं? मतलब इसमें कम अजम्पशंस आ रहे हैं, बेटर एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, एंड जो भी लोग फ्रंटियर्स ऑफ टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, जिनकी मदद से हम लोग ये काम कर पा रहे हैं, जो पायलट है, बाय द वे बहुत फेमस स्टोरी है, व्यूवर्स को पसंद आएगी ये, कि फ्लैट अर्थ में प्लेन को लेके एक बहुत ही बोला जाता है कि प्लेन तो अगर अर्थ राउंड है तो प्लेन तो कंटिन्यूअसली ऐसे नीचे होते जाना चाहिए। जो कि मतलब दुनिया भर के पायलट्स कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों को पता है फॉर श्योर अर्थ राउंड है और हम लोग उसी मैकेनिज्म पे काम करते हैं। ओवरऑल डिस्टेंस जो है वो इस तरह से मेंटेन रहती है कि अर्थ के हिसाब से वो राउंड होती जाती है। देयर वाज दिस फ्लैट अर्थर हु क्लेम्ड कि ही इज अ पायलट, और उसने क्या बोला था कि मैं पायलट हूं और ये जो फ्लैट अर्थ में बोल रहे हैं ये एकदम सही है। बाद में एक असली पायलट आया और इस असली पायलट ने बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो। अब वो जो पर्सन था जो पायलट बनने का क्लेम कर रहा था वो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस यूट्यूब वीडियो की लिंक भी दे दूंगा जिसमें इसके बारे में डिटेल में भी दिया हुआ है। आप कंक्लूजन में क्या रिमार्क देना चाहते हैं, आप एक बार वो बता दीजिए। मैं कंक्लूजन में यही बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले आपने जो कुछ भी अभी तक पढ़ा है कहीं से भी, हम्म। उसको आप पूरे साइड में हटा दो जी। और नए सिरे से आप ऑब्जर्व करो, जमीन पर खड़े होके ऑब्जर्वेशन को देखो कि ये चीज ये ऑब्जर्व हो रहा है, और फिर कौन सा एक्सप्लेनेशन है जो मुझे सेंस बना रहा है। ना हम्म। कि भले ही उसे कितने लोग मानते हैं कितने लोग नहीं मानते हैं, उससे मैटर नहीं करना चाहिए। कौन सी एक्सप्लेनेशन है जो आपको सेंस बना रहा है और आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये इस बात में दम मुझे लग रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो नेचर में खड़े होके आप चीजों को ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करो, भले ही मतलब उसका रीजन मत खोजो कि एक फालतू में मन में थ्योरी मत बनाओ कि ऐसा इसलिए होगा ऐसा इसलिए होगा। आप खाली उस ऑब्जर्वेशन को देखो और फिर उसे आपको जो भी अगर जितना भी सेंस बना रहा है चीजें उतना आप उसे उस तरीके से देखो। बहुत सही बात बोले। इनफैक्ट फ्लैट क्या फ्लैट बोलते हैं, वो फ्लैट पर्सपेक्टिव आप पता यस यस, करें। फ्लैट अर्थर्स यही की एक बोलूंगा चीज लोगों अच्छी लगती है कि वो ब्लाइंडली नहीं मान रहे हैं जो उनको बोला जा रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा क्लेम किया जाता है कि हम ब्लाइंडली नहीं मान रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, अथॉरिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो वीडियो भी देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने क्योंकि स्कूल में पढ़ लिया तो मे भी क्वेश्चन नहीं किया होगा, जिसकी वजह से कई बार ऐसे केस भी देखे जाते हैं कि जो राउंड अर्थ में मानते हो फ्लैट अर्थर्स को जवाब नहीं दे पाते हैं। ठीक है, अब मेरी अलग कंप्लेन है फ्लैट अर्थर से कि आप साइंटिफिक एविडेंस को इग्नोर कर देते हैं या फिर मेथड को डिटेल में नहीं बता पाते, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में अगली बार बात करेंगे। लेकिन जैसे कुछ चीजें मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, जैसे ग्रेविटी को एक्सप्लेन करने के लिए आपने जो मॉडल दिया, कुछ
फ्लैट अर्थ में और भी इंटरेस्टिंग मॉडल दिए, जैसे आइंस्टाइन का इक्विवेलेंस प्रिंसिपल को यूज करते हैं। अब वो क्या है डिटेल में बात करेंगे, लेकिन जस्ट इमेजिन आइंस्टाइन का इक्विवेलेंस प्रिंसिपल यूज करके फ्लैट अर्थ को सपोर्ट किया जा रहा है। ऑल्दो उसमें भी कुछ लूप होल्स हैं, लेकिन हम लोग उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चाणक्य, थैंक यू आने के लिए। मतलब आपने बहुत सभ्य तरीके से बात की। मैं मतलब टू बी ऑनेस्ट, मैं इतना सभ्य तरीके से आपको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट आपने बहुत जेंटलमैन तरीके से एक एक चीज की बात की। और अगर आपके कुछ और पॉइंट्स हैं तो आप मुझे बताइएगा, हम लोग फिर से कभी डिस्कस करेंगे। जी जी, और बिल्कुल आप बिल्कुल। लोग कमेंट्स में बताइएगा जो भी देख रहे हैं कि आपका क्या कहना है, अर्थ फ्लैट है या राउंड है। हम लोग फिर से हाँ मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग।